एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा लेके आया हूँ। अभी तक हमने जो है वो जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग इनको पढ़ लिया। जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग के बाद का जो हमारा टाइटल है, वह टाइटल है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके बारे में है। तो ये हम चर्चा करेंगे। तो जो है आज हम जरा इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी कर दें ताकि ये भी चलता रहे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जरा प्लीज कह दीजिए कि वह लोग जुड़ जाएं। लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पे होगी? यूज अनदर अकाउंट, जस्ट अ सेकेंड। तो जूम की स्ट्रीमिंग होने लगी है। आज है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सी चलिए, तो आपको शेयर करना है तो आप कहीं शेयर कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि शेयर आप लोगों को शेयर कर दीजिए। 20 ही लोग आज उपस्थित हुए हैं, बहुत सारे लोग आज वो हैं भी नहीं। तो सभी को जरा ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि जो लोग बच्चे हैं वो लोग भी जुड़ जाएं। विशाखा एडमिट, गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं आज का दिन। आज के दिन की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से पहले समझते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन के बारे में समझते हैं। एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन शिक्षा, एजुकेशन मतलब शिक्षा। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा को समझते हैं। शिक्षा अंग्रेजी शब्द का, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। यानी जो यह क्या है, वह एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से, एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण की कला। मतलब क्या कि यह शिक्षण की कला है, शिक्षण की कला है, इसे शिक्षण की कला कहते हैं। एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा में जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? तो उसका एजुकेशन का तात्पर्य है कि हम, हमारे अंदर शिक्षण की कला है, शिक्षण की कला है, और हम शिक्षण, हम अपने एजुकेशन को बढ़ा सकें, एजुकेशन करते रहें, तो उसे कहते हैं क्या? एजुकेशन। इसी के समानांतर एक और शब्द है, इसी के समानांतर एक और शब्द है जिसका अर्थ है, इसी के समानांतर एक और शब्द है जिसका अर्थ है क्या? एजुकेयर। एजुकेयर जिसका अर्थ है शिक्षित करना। क्या? लोगों को शिक्षित करना, पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व करना। यानी ऐसा एजुकेशन क्या कहता है? जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ये कहता है कि लोगों को शिक्षित करना है। एजुकेशन क्या कहता है? तो एजुकेशन कहता है लोगों को शिक्षित करना है। लोगों को क्या करना है? लोगों को नर्चर करना है, लोगों को नर्चर करना है, पालन पोषण करना है, उनको सामने लाना है, उनके अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर लाना है, उसको बाहर ला, जो अंदर छिपा हुआ उस छिपे हुए को बाहर लेके आना है। तो यह है क्या है? वो उसके कहते हैं एजुकेशन। और क्या, जब एजुकेशन हो जाएगा तो वो नेतृत्व करने लगेगा, लोगों का वह नेतृत्व करने लगेगा। तो ऐसी क्षमता, ऐसी क्षमता को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं एजुकेशन। तो यह
पहले तो यह शब्द जो है वो एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द एजुकेटम से निकल के आया हुआ है, एजुकेटम से, जिसका अर्थ है शिक्षण की कला। शिक्षण की कला मतलब क्या? कि वह किसी को पढ़ाना। पढ़ाना कैसे है? शिक्षण मतलब पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग की कला, टीचिंग कला है, उससे आया हुआ है। अब वहीं से जो एजुकेशन, उसी का दूसरा शब्द जो समानांतर शब्द है, उस समानांतर शब्द का मतलब है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है कि लोगों को शिक्षित करना, उनको पालन पोषण करना, उनको सामने लेके आना तथा उनका नेतृत्व प्रदान करना। यह सभी जो है, यह सभी क्या है? शिक्षा की क्रिया एवं प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं। यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसा होना चाहिए? वह लोगों का नेतृत्व प्रदान करने वाली होनी चाहिए। उससे लोगों को जो है वह उसके अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है, उस छिपी हुई प्रतिभा को निकालने आना चाहिए, नेतृत्व प्रदान करने वाला आना चाहिए। ये सब क्या है? वह एजुकेशन के ये रूप है। एजुकेशन के रूप है जो एजुकेयर हमको बताती है। तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जो लोग आते चल रहे हैं उनको जो है एंटर करते चलिए आप। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे में अब एजुकेशन की परिभाषा अलग-अलग लोगों ने दी हुई है। एजुकेशन की जो परिभाषा है, वो अलग-अलग लोगों ने दी हुई है। तो सबसे पहले जॉन डीवी सर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जॉन डीवी सर की बात कर लेते हैं। जॉन डीवी जी क्या कहते हैं? तो जॉन डीवी जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। यानी उससे सभी योग्यताएं, पूरी योग्यताएं, सब कुछ योग्यताएं जो उसके अंदर आ जाती हैं, जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है, वातावरण पर नियंत्रण कर सकता है और वहां से वह क्षमता प्राप्त कर सकता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सकता है कि वह क्या कर सकता है, उसके अंदर में क्या है। एक बच्चा है जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वह मतलब वातावरण में रहता है, बट वातावरण के साथ रहते वह जो है वह वहां से सब कुछ सीखने लगता है, सब कुछ सीखने लगता है। एजुकेशन मात्र खाली विद्यालय में जाकर के नहीं मिलती है। सीखना खाली विद्यालय में जाकर के नहीं मिलता है, सीखने के बहुत सारे जगह हैं, हर जगह से सीखना मिलता है। जो कोई भी आपको कुछ सिखा रहा है, इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो और वहां से जो है अगर कोई सिखा रहा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जहां घटित हो रही है, इसका मतलब वहां पे शिक्षा का जो है प्रक्रिया घटित होती है। तो शिक्षा जो है कुछ औपचारिक रूप में, कुछ अनौपचारिक रूप में, कुछ निरौपचारिक रूप में शिक्षा चलती रहती है। शिक्षा कुछ औपचारिक रूप में, कुछ निरौपचारिक रूप में तथा औपचारिक रूप में चलती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जॉन डीवी जी क्या कहते हैं? जॉन डीवी सेट कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का, जिससे कि वह क्या है, वह आगे बढ़ सके, निरंतर विकास कर सके। तो निरंतर विकास कर सके, वह वातावरण में रह करके अपनी योग्यताओं को वह प्रदर्शित कर सके तथा अपने आप को नियंत्रित कर सके कि हमको ये नहीं करना, हमको नहीं करना है। लोग मतलब शिक्षा के अभाव में क्या है, बहुत सारे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं शिक्षा के अभाव में। तो शिक्षा जो है जब उसको हो जाती है तो क्या करता है, वह जो बहुत सारी बातें हैं, उस बहुत सारी बातों को, इतनी सारी बातें, तो इतनी सारी बातों को वह कंट्रोल करके जितनी जरूरत है उतने पर ही काम करता है। तो यही जॉन डीवी सर कहते हैं कि बिल्कुल सेंटर्ड बनाना, जो जरूरत है वो जरूरत की बात बताना, वह क्या है, वह एजुकेशन है। तो ऐसे ही जॉन डीवी जी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं क्या, उन संभावनाओं, सारी संभावनाओं को पूर्ण करना जो व्यक्ति के अंदर में है, वो सारी चीजें वह प्राप्त कर ले। तो ऐसे जो है वो जॉन डीवी सर बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेस्टोलॉजी जी क्या कहते हैं? पेस्टोलॉजी भी जो है एक दार्शनिक है, उन्होंने भी जी, एजुकेशन के बारे में बहुत सारा काम किया हुआ है। वो कहते हैं शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और संतुलित प्रगतिशील विकास है। यानी उसके अंदर जन्म से ही उसके अंदर में कुछ शक्तियां हैं। उन शक्तियों के आधार पे उन शक्तियों के आधार पे जो जन्मजात क्षमताएं हैं, उन जन्मजात क्षमताओं के आधार पे, अब जन्मजात क्षमताओं को क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं क्या, हमारे जो जीन है, हमारा जो वंशानुगत है, वंशानुगत हमारे पीढ़ी तक, मतलब हमारी पीढ़ी से, हमारे माता पिता से या हमारे पुरखों से जो हमारे अंदर संचालित होकर के आई हुई, जो हमारे अंदर संचालित होकर के आई है, उसमें से उस बुद्धि को, उस संज्ञान को, उस हाव भाव को हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और संतुलित प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही उसके अंदर जो जन्मजात क्षमता है उसको विकसित करता है। यानी पहले इतना होता है तो उसको शिक्षा के माध्यम से ही वह धीरे धीरे बढ़ाता है। ये पेस्टोलॉजी जी कहते हैं कि उसके अंदर में पूरा, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब क्या, बिल्कुल नियंत्रित, हम कहते हैं ना, हम बिल्कुल फोकस होते हैं, हमको एक ट्रैक पर, हमको रोड पर उतनी पर ही चलना है। रोड पर चलना है तो रोड पर चलने के लिए ही कैसे हमको जाना है, ना हमको ट्रैक से इधर भागे ना ट्रैक से इधर भागे। तो ट्रैक पर चलने के लिए यह शिक्षा हमको बताती है कि आपको इस रास्ते पर यहां जाना है। तो शिक्षा जो है हमको एक राह बताती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप लोग
अभी सारे लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सब अलग-अलग जगहों की टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है, आप टेट का एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन आपको क्या कर रही है, बिल्कुल ऑन द ट्रैक रहने के लिए बात कर रही है कि आपको इतने सिलेबस में इतनी सारी बातें करनी है। आपको यहाँ अगर जब तक आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। तो ऐसे एजुकेशन क्या करती है, जब किसी व्यक्ति को एजुकेशन होती है, तो वह उससे उससे संबंधित जो ज्ञान वह लेता है, उससे संबंधित चीजें वह इंटरनलाइज कर लेता है, उसको अपने अंदर रख लेता है। और वह प्रगतिशील मतलब क्या, निरंतर बढ़ती रहती है। प्रगतिशील मतलब खाली एक ही जगह नहीं रहना, वह क्या है, वो डेवलपिंग होती है। डेवलपिंग मतलब क्या, वह निरंतर विकास करते रहती है। तो ऐसे संतुलित व प्रगतिशील विकास है। तो अब आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में वह क्या कहते हैं, शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करती है जो मानव के व बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान होती है। यानी व्यक्ति अपने आप को एजुकेशन कैसे लेता है, व्यक्ति एजुकेशन कैसे लेता है, तो व्यक्ति को एजुकेशन लेने के लिए क्या होता है, उसके अंदर जो क्षमता होती है। आप क्या समझते हैं, सारे लोग क्यों नहीं टीचर बन जाते हैं, सारे लोग क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते हैं, सारे लोग क्यों नहीं इंजीनियर बन जाते हैं? क्यों बनते हैं? कुछ ही लोग डॉक्टर बन पाते हैं, कुछ ही लोग इंजीनियर बन पाते हैं, कुछ ही लोग वकील बन पाते हैं, कुछ ही लोग जो है वह सिपाही बन पाते हैं, कुछ ही लोग पुलिस बन पाते हैं, कुछ ही लोग किसान बन पाते हैं, किसान में भी कुछ ही लोग सर्वश्रेष्ठ किसान बन पाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है, इसलिए होता है कि उसके अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं। वो जन्मजात क्षमताओं को व्यक्ति एजुकेशन के माध्यम से उसको विकसित करता है, एजुकेशन के माध्यम से विकसित करता है। वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर में जो क्षमताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, और उसका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में जो कुछ है, उस मस्तिष्क को और व्यवस्थित करना, उसको और व्यवस्थित करना। हम और व्यवस्थित कैसे कर पाएंगे, तो जब व्यक्ति को हम उस प्रॉपर वे में एजुकेशन देंगे। तो एजुकेशन, अगर हम तीनों लोगों की बात करें, तो तीनों लोग जो है एक ही बात करते हैं कि उसके अंदर जो क्षमता है, अंदर की जो क्षमता है, उस अंदर की क्षमता को बाहर निकालना और उसको सुदृढ़ बनाना, उसको नियंत्रित बनाना, उसको नियंत्रित बनाना। ये तीनों लोग, जॉन डीवी, पेस्ट्रोलॉजी और महात्मा गांधी, तीनों लोगों के शब्दों के अगर हम कंक्लूजन करें, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यही निकल कर आ रहा है कि सारे तीनों लोग यही बात करते हैं कि व्यक्ति को जब एजुकेशन दिया जाता है, बच्चे को जब एजुकेशन दिया जाता है, मतलब जब हम एजुकेशन देते हैं, तो बच्चा जब उसको प्रदर्शित करता है, तो अपने अंदर की क्षमताओं को निकालता है, अपने अंदर की क्षमताओं को निकालता है। उसके अंदर क्षमता है, बस आप क्या कर रहे हैं, उसको रास्ता दे रहे हैं। एजुकेशन क्या करता है, रास्ता देता है, रास्ता देता है, उसके अंदर की क्षमताओं को निखारता है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप ला करके पैदा कर दे रहे हैं, पैदा नहीं कर रहे हैं आप, उसके अंदर की क्षमताओं को निखार रहे हैं। बस निखारने का काम, रास्ता देने का काम जो है आप करते हैं। इसी पर बहुत बड़ा जो है वो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पे कहते हैं कि दो लोग खड़े हैं, भगवान और गुरुजी, दो लोग खड़े हैं, किसका सबसे पैर लगू। एक विद्यार्थी जो है वह, मतलब एक व्यक्ति है, वह असमंजस में है, उसके अंदर मोरल डायलेमा है, उसके अंदर मोरल डायलेमा है कि मैं किसका किसका पैर छूं, किसका पैर छूं। तो पैर छूने के लिए उस मोरल डायलेमा से निकल कैसे रहा है, मोरल डायलेमा से कैसे निकल रहा है, तो वहां पे जो है भगवान जी, गुरु जी को तो नहीं, कैसे भगवान जी जो है पहले ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम्हारे गुरु जी हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु रास्ता तुमको बताते हैं, तुम्हारे अंदर तो है, मैंने तो दे दिया, वो गुरु तुमको दे दिया हुआ है, गुण विद्यमान कर दिया अंदर, तुम्हारे मस्तिष्क में सामान दिया हुआ है, वो सारा कुछ है, तुम्हारे पास एलईडी है, सोचने के लिए जो है लेफ्ट हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर है, वो सारा कुछ तुमको दिया, शरीर पूरा तुम्हारा व्यवस्थित है, मस्तिष्क तुम्हारा व्यवस्थित है। बट मेरे तक आने का रास्ता तुमको किसने बताया, तुमको एजुकेट किसने किया, एजुकेट करने का काम किसने किया, तो गुरु ने किया। तो गुरु यहाँ पे सबसे बड़े हैं, यानी जो शिक्षा देने वाला है वह सबसे बड़ा है। तो हम इसमें से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, जो मैं इतनी सारी बातें मैंने किया, उससे कंक्लूजन यही है कि जो रास्ता दिखाता है, रास्ता जो नियंत्रित करता है वही क्या है, मतलब जो नियंत्रित करने का काम जो होता है उसी को कहते हैं शिक्षा। जो एजुकेयर वही नियंत्रित करने का काम करती है, उसके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही बच्चे को नियंत्रित कैसे करेंगे, यानी बच्चे को कैसे इतना सारा कुछ माहौल देंगे कि बच्चा अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर निकाले। बच्चा अगर हम उसको खाली हम ट्रैक कर देंगे, खाली हम उसको बिल्कुल भाई तुझे यही करना, वही करना है, बस इतना ही करना है, तो बच्चा क्या होगा, वहां अपने अंदर की प्रतिभाओं को नहीं निकाल पाएगा। हमको खाली उसको एक्सप्लोर करना है, भाई तुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तुझे यहाँ से यहाँ जाना है। हम उसको बांध करके नियंत्रित करने का मतलब यही ये भी नहीं है कि हमने उसको एक कोठरी में बंद कर दिया, हमने उसको क्लासरूम में बंद कर दिया तो उसे पढ़ाना नहीं। नियंत्रित करने का तात्पर्य ये है कि हम जब उसको ज्ञान दे देंगे तो ट्रैक पर चलेगा, वो ट्रैक पर चलेगा, उतना ही चलेगा। अब यहाँ पे हम बच्चों को बांध करके नहीं पढ़ाना है, बांध करके नहीं पढ़ाना। तो यहाँ पे नियंत्रित का संदर्भ जो दूसरे तर्क में मतलब कि नहीं लेके जाएंगे आप लोग कि बच्चे को क्लासरूम में बंद कर देंगे, बच्चे को ही क्लासरूम में ही बैठाएंगे, नहीं, ये एजुकेशन का मतलब नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को ज्ञान दे दो तो अपने रास्ते पर चलेगा, रास्ते पर चलेगा। यहाँ आपको क्या करना है, बस ज्ञान देना है, बच्चे को एक सुविधा देनी है, उस सुविधा में बच्चा क्या करेगा, अपना ज्ञान लेने लगेगा। तो चलिए बात करते हैं आगे।
तो हमने जो है जॉन डीवी को समझ लिया, पेस्टोलॉजी को समझ लिया, महात्मा गांधी जी को समझ लिया। अब आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं, इनके आधार पे क्या बात हो सकती है उस पर चर्चा करते हैं। तो और जो है इससे कंक्लूजन क्या निकलता है उस पर चर्चा करते हैं। कंक्लूजन ये निकलता है, मतलब शिक्षा के जरिए क्या क्या हो सकता है। शिक्षा के जरिए व्यक्ति, मनुष्य अपने मूल, मतलब मनुष्य में अपनी खुद की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मूल प्रवृत्तियां मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, मूल प्रवृत्तियां बच्चा जन्मजात लेके आता है। मूल प्रवृत्तियां बच्चा जन्मजात लेके आता है, जैसे सोचना है, और जैसे जो है आंखें ब्लिंक करना है, चाटना है, ये सब मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति जन्म से लेके आता है। तो मूल प्रवृत्तियों में क्या, तो सोचना, मस्तिष्क के अंदर जो भाव रखा हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, एलईडी, और जो सोचने के लिए अलग अलग प्रकार के गेटवे हैं, जो हमारे गेटवे हैं, देखना है, कान है, सांप, ये सब कुछ जन्मजात क्षमताएं हैं कि आंखों से व्यक्ति देख सकता है, कान से व्यक्ति सुन सकता है, त्वचा के जरिए बच्चा जो है वह टच कर सकता है, तो ऐसे इंद्रियों को ग्रहण कर सकता है, परसेप्ट करता है। ये जन्मजात क्षमता है, इसको कोई करता नहीं है। तो उस जन्मजात क्षमताओं के गेटवे के माध्यम से उसको ज्ञान लेके जाना, उसको ज्ञान बढ़ाना, तो ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। शिक्षा इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की अभिवृत्तियों की प्रक्रिया में संशोधन करती है। क्या करती है कि उसको कैसे लेके जाना है, उसको सही राह बताती है, सही दिशा बताती है, उसको संशोधन कैसे करना है। यानी आंखों के माध्यम से आपको क्या देखना है, आंखों के माध्यम से आपको क्या देखना है, देखने को बहुत सारा कुछ दिख रहा है, बहुत सारा कुछ दिख रहा है। आप, आपका जो सेंटर्ड वह क्या है, आप टीचर बनना चाहते हो, या फिर जो है आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप क्या बनना चाहते हो, आपका फोकस कहाँ है, आप फोकस पर जाओगे। यानी आपको बस वही देखना है, वही देखना है, ये एजुकेशन बताती है। ज्ञान हमारे पास बहुत है, भंडार जो है, पृथ्वी पूरा ज्ञान का ही भंडार है, पृथ्वी पूरा ज्ञान का ही भंडार है। तो वो क्या करती है, उसमें देखने के लिए क्या जरूरी है, जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमारे जो मूल प्रवृत्तियां, उस मूल प्रवृत्तियों में संशोधन करके आगे बढ़ाती है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार में संयोजन करने का प्रयास करता है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने वातावरण में संयोजन, यानी वातावरण में वो संयोजन करने का काम करता है। संयोजन मतलब क्या, अपने आप को प्रतिस्थापित करने का काम करता है। अगर जिस भी किसी व्यक्ति के पास शिक्षा हो गई है, यानी वो जो एजुकेट हो गया है, वो एजुकेट हो गया है, तो वो क्या करेगा, वह अपने उसी के माध्यम से, वो उसी के माध्यम से अपने आप को वो कंट्रोल करने लगेगा और समाज में जुड़ पाएगा, समाज में वह जुड़ पाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो अपने शिक्षा के माध्यम से, किसके साथ में कैसी बात करनी, किसके साथ में कैसा रहना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी, कौन क्या जरूरी हो सकता है, क्या नहीं जरूरी हो सकता है। हमने अभी पीछे इतने सारे सिद्धांत पढ़े हैं, इतने सारे सिद्धांत पढ़े हैं। वो सारे सिद्धांत के आधार पे, मतलब वो सिद्धांत सब यही कहते हैं कि बच्चा जैसे एजुकेट हो जाएगा, तो अपने आप को पर्यावरण में, अपने वातावरण में अपने आप को ढाल पाएगा। शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की एक व्यापक व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी क्या, यहाँ पे भी बात जो है वो क्या कर रहा है, नियंत्रित वातावरण, यहाँ पे भी नियंत्रित वातावरण ही कह रहा है कि यहाँ पे आप, एक दिशा है, ये बच्चा यहाँ पे है और बच्चे को इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, चारों तरफ नहीं जाएगा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक ही दिशा पे जाएगा, जहां पे उसको जाना है, जहां पे जाना है वहीं पे जाएगा। अगर वो इधर उधर भटकेगा तो ना तो यहाँ जा पाएगा, ना तो कहीं जा पाएगा, बच्चा भटकने लगेगा। तो भटकना नहीं, उसको भटकाना नहीं है, बच्चे को ट्रैक पर लेके जाना है और उसी पर निरंतर उसका विकास करना है। ये निरंतर विकास करने का काम क्या करती है, वह एजुकेशन करती है। जैसे बच्चा शैशवावस्था में होता है, तो शैशवावस्था में शिक्षित करके उसको बाल्यावस्था में पहुंचाया जाता है। बाल्यावस्था में जब पहुंच जाता है, तो बच्चा बाल्यावस्था से शिक्षित करके उसको किशोरावस्था में पहुंचाया जाता है। किशोरावस्था में जब शिक्षित होता है, तो जो चीजें जरूरी है, बाल्यावस्था की बातें सीख ली बच्चे, तो बाल्यावस्था को कंटिन्यू आगे किशोरावस्था में नहीं करना है। वो सीख लिया, उसने जो ज्ञान सीख लिया, उसको वापस से रिपीट नहीं करना है। तो वापस से रिपीट करने के लिए ऑन द ट्रैक चलना है, हमें पीछे नहीं जाना है। हमने जो कुछ सीख लिया उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये रिपीट ना करने के लिए, अलग अलग चीजों को, बहुत सारे बातों को कंफ्यूज ना होने के लिए, ये सब चीजें जो है एजुकेशन बताती है। कहा जाता है कि शिक्षा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी शिक्षा कहाँ विकसित होती है, तो शिक्षा विकसित होती है अगर किसी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है, उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, यानी वहीं पे शिक्षा जो है वो विकसित होगी। शिक्षा की उत्पत्ति शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान अर्जित करना। यानी क्या है, हमने एजुकेशन की बात करी थी, एक तो है एजुकेटेड, एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को क्या, ट्रेनिंग देना। एजुकेयर का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, एजुकेयर का मतलब होता है नेतृत्व करना, और एजुकेयर का मतलब होता है क्या, प्रशिक्षित करना। तो एजुकेयर जो है यहाँ पे एजुकेयर, जैसे यहाँ पे बात आ रही है एजुकेयर की, तो वैसे ही एजुकेयर को ये अंग्रेजी में कहा गया है, वही हिंदी में कहा जाता है सिक्स। सिक्स मतलब क्या होता है, ज्ञान को अर्जित करना। ज्ञान को अर्जित करना, हम सारा ज्ञान को अर्जित करेंगे, वही क्या है, शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जित द्वारा संस्कारों का निर्माण करना, यानी ज्ञान का अर्जन करना और साथ साथ में संस्कारों का निर्माण करना, संस्कार जो है बनाने, ये सब जो होते हैं वह एजुकेशन होते हैं। तो एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं।
आगे की बात कर लेते हैं। आगे में बात की जा रही है, अब यहाँ से बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। यानी अब शिक्षा जो है, जो हमने शिक्षा के बारे में बात करी, अब वह शिक्षा हमको बच्चों के आधार पे देनी है। बच्चा कैसा है? हमको बच्चे को ध्यान में केंद्रित करना है। इसके पहले क्या होता था कि वहाँ पे शिक्षक केंद्रित होता था। हम जब आदिकाल की बात करें, हम पीछे के समयों की बात करें तो पीछे के समयों में क्या होता था, तो पीछे के समय में एक एक गुरुकुल होता था। उस गुरुकुल में टीचर होते थे और टीचर क्या करते थे, बच्चों को खाली ज्ञान देते थे और बच्चे रोट माध्यम से, यानी वह ज्ञान को खाली रटने के माध्यम से ज्ञान को अर्जन कर लेते थे। तो सारे लोग ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते थे, वही कुछ ही लोग ज्ञान प्राप्त कर पाते थे। तो ज्ञान के जो दरवाजे थे, ज्ञान लेने के जो दरवाजे थे, शिक्षा लेने के दरवाजे जो थे, वो कुछ लोगों तक सीमित थे। कुछ लोगों तक सीमित थे, बट जैसे-जैसे समय बढ़ा, जैसे समय बढ़ा, जैसे-जैसे समय का बदलाव होता गया, तो शिक्षा वह सबके लिए होने लगी। शिक्षा सबके होने लगी। जब वैसे ही हम 19वीं 20वीं शताब्दी में, जब 20वीं शताब्दी में इंटर करने लगे, तो 20वीं शताब्दी में ऐसा भी आया समय कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़्म, जब ये पियाजे जी और जो है वो हमारा साइको एनालिटिकल और जो है हमारा मनो, जिसमें फ्रायड जी ने काम किया था। तो ये इन सिद्धांतों के आधार पे, इन सिद्धांतों के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पे जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टिविज़्म, मतलब वहाँ से शुरुआत होने लगी। जॉन डीवी जी जो है और जो पेस्टोलॉजी जो है, ये लोगों ने काम करना शुरू किया। तो वहीं जब आगे बढ़े 20वीं शताब्दी में जब आए, तो वहाँ पे पियाजे जी ने और प्रयोग किया। पियाजे ने प्रयोग किया, फिर पियाजे को आगे ले आकर के वाइगोस्की जी ने प्रयोग किया। तो ये सारे लोगों ने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद माध्यम से शिक्षा को और थोड़ा आगे बढ़ाया और इन लोगों ने कहा कि बच्चे संरचना के माध्यम से सीखते हैं। बच्चों को जितना छोड़ोगे, तो बच्चे जितना अपना प्रयोग करेंगे, उतना ही बच्चे सीखेंगे। तो वहाँ से संरचनात्मकवाद आया, यानी वहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज़्म आया। तो कंस्ट्रक्टिविज़्म के माध्यम से ये कहा गया कि बच्चों को जितना हम एक्सप्लोर करने के लिए समय देंगे, बच्चे जितना अपने आप को वातावरण में ढालेंगे, उतना ही सीखेंगे। तब से जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा आने लगी। चलिए बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं। बालक मनोविज्ञान को समझते हुए, मतलब बालक मनोविज्ञान, मतलब बाल मनोविज्ञान के ही बालक यहाँ पे है, तो बाल मनोविज्ञान समझिए। तो बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक व्यवस्था को बाल केंद्रीय शिक्षा कहते हैं। तो किसको? बाल मनोविज्ञान। तो यहाँ क हटा देंगे तो बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। मनोविज्ञान को समझते हुए, अभी तक हमने पीछे जितना पढ़ा, हम सब अभी बाल मनोविज्ञान ही पढ़ रहे थे। बाल मनोविज्ञान में क्या कि बच्चे का वृद्धि कैसे होता है, बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चा जो है वह प्रीनेटल स्टेज में कैसे होता है, नेटल स्टेज में जो है वह इन्फेंसी पीरियड में, फिर चाइल्डहुड पीरियड में, फिर एडोलसेंस में, फिर एडल्टहुड में बच्चा कैसे, मतलब जब तक एडोलसेंस में होता है बच्चा कैसे कैसे सीखता है, वो सारा कुछ हमने समझा। फिर हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बच्चे की सामाजिकता कैसी होती है, सामाजिकता पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि बच्चे की लर्निंग कैसी होती है, बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, बच्चे का भाषा कैसे विकसित होता है, बच्चे के अंदर में नैतिक विकास कैसे होता है, बच्चे के अंदर में सामाजिक विकास कैसे होता है, ये सब कुछ हमने सीखा। तो ये सब क्या है, ये बाल विकास है। तो बाल विकास को समझते हुए, बाल मनोविज्ञान को समझते हुए बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना आधुनिक समय में इसे ही बाल केंद्रित कहा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है, यानी हमको हमको सेंटर किसमें रखना है, सेंटर हमारा बच्चा होगा। सेंटर हमारा बच्चा होगा, इस सेंटर के आगे पीछे सारे लोग चलेंगे। तो सेंटर में यहाँ पे बात करें में सेंटर में जो हमारा केंद्र में जो होगा वो बच्चा होगा। केंद्र में बच्चा होगा, इसी के आगे पीछे जो कुछ भी होगा वो धुरी की तरह सब कुछ घूमेगा। एजुकेशन में सब कुछ इसी के पीछे घूमेगा, यानी सारे लोग फोकस करेंगे किस पर, इसी चाइल्ड पर, इसी बच्चे पर फोकस करेंगे। तो बच्चे को फोकस करके सिखाना है। ऐसे में सबसे पहले समझना क्या पड़ेगा, तो बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे के विकास को समझना पड़ेगा। बच्चे के विकास को समझ करके उसको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की एजुकेशन की व्यवस्था को कहा गया क्या, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित शिक्षा। अब यहाँ पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में काम किया, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया। तो मनोवैज्ञानिकों में, शिक्षाविदों में अगर बाहर की बात करी जाए तो जॉन डीवी जी हैं, फिर मारिया मोंटेसरी जी हैं, फिर वहीं किंडरगार्टन को बनाने वाले जो हैं वो हैं। वहीं हम बात करें तो जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में प्ले वे मेथड को बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे किर्कपैट्रिक जी हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर काम किया। तो वही अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, भारतीय परिदृश्य में बात करें, तो भारतीय परिदृश्य में गीजूभाई वधेका, जो लोग भावनगर में हैं, उन भावनगर के लोगों को, इनका उनको सौभाग्य मिला होगा कि गिजू भाई वधेका जी का सेंटर देखने को उनको सभी लोगों को सौभाग्य मिला होगा। सभी सभी को जो है वो सभी को यहाँ पे गिजू भाई वधेका के स्कूल को दिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आप जाकर के स्कूल देखा हो। जो हमारा दक्षिणामूर्ति का जो स्कूल हमारा दक्षिणामूर्ति का वह स्कूल, वह उसकी जो फाउंडेशन रखने का काम जिसने किया हुआ था दक्षिणामूर्ति का, तो दक्षिणामूर्ति का स्कूल का फाउंडेशन रखने का काम गीजू भाई वधेका जी ने किया हुआ था। तो ये गीजू भाई वधेका जी
जो है वह भावनगर के ही हैं वो, और उन्होंने दक्षिणामूर्ति जैसे स्कूल पर काम किया और वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर काम किया। तो ऐसे वह जो है इनका इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है योगदान देने का काम भारतीय प्रदेश में गिजुभाई बधेका जी का है। तो ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गिजुभाई बधेका के निर्देशों पर, और उसके पहले अगर बात करी जाए कि बाहर के लोगों को, तो वहाँ पे डेविड हासबर्ग जो बाहर के विदेशी शिक्षाविद थे, तो विदेशी शिक्षाविद थे, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया, तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम इतना याद रखेंगे कि अपने यहाँ जब अगर पूछा जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर सबसे अधिक काम किसने किया, बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने ज्यादा काम किया, तो आपको यह याद रखना है कि गिजुभाई बधेका जी ने जो है वह काम किया। और गिजुभाई बधेका जी का स्कूल अगर जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार आते हैं तो उतना दिमाग में नहीं चलता है, बट आप एक बार जब वापस आएंगे यहाँ पे भावनगर में, तो आप सभी लोग जो है एक बार गिजुभाई बधेका का स्कूल, जो दक्षिणामूर्ति का स्कूल है, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा बगीचा बनाया गया, ऐसा बनाया गया है कि वहां पे बच्चे ना चाह करके भी वहां जाते हैं। और भावनगर के ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो, अब तो आजकल इतना काफी मॉडर्नाइजेशन आ गया है, आधुनिकीकरण इतना हो गया है कि सब लोग बच्चे को शुरू में ही वह स्कूलों में भेजना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना चाहते हैं। बट भावनगर में अभी भी यह टेंडेंसी है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको पहले 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो सबसे पहले उसका दाखिला गिजुभाई बधेका के स्कूल में होना चाहिए, दक्षिणामूर्ति में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बच्चे का सारा गेटवे खुलता है। गेटवे खोलने का काम दक्षिणामूर्ति में करवाया जाता है। तो ऐसे ही वहां पे ऐसी फिलोसफी बच्चों के लिए बनाई गई, गिजुभाई बधेका जी ने बनाया कि जो कि पूरे पूरे मतलब भारत में क्या पूरे विश्व में इनका जो है नाम वो प्रसिद्ध हो गया कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसे दी जाती है। तो ऐसे आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा और इनके बारे में पढ़िएगा और दक्षिणामूर्ति को जो है एक बार आकर के जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम और अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे यहाँ के, हमारे लोकल के ही है। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। और क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में ऐसे ही गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसको कहते हैं एबीएल। एबीएल यानी वही, एबीएल भी क्या करता है, एबीएल का भी काम, जो गतिविधि आधारित शिक्षा है जिसको कहते हैं एबीएल, एबीएल। एबीएल मतलब होता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी जो है वह क्या है, वह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही वह क्रेडिट देती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को भी क्रेडिट देती है। तो वह 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच एक ब्रिटिश व्यक्ति जिनका नाम है डेविड हासबर्ग, इनको भी याद रखिएगा, इनके इनके नाम में भी प्रश्न आता है कि डेविड हासबर्ग, जैसे अपने यहाँ गिजुभाई बधेका जी हैं, वैसे डेविड हासबर्ग, इन्होंने भी इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बहुत सारा काम किया। ये आए आए और यही ये क्या थे, यह बहुत ही इनोवेटिव विचारक और करिश्माई नेता थे। वह भारत आए और यहाँ बसने का उन्होंने फैसला किया, तथा एक स्कूल, ऋषि वैली स्कूल में, वह कर्नाटका का ऋषि वैली स्कूल है, वहां पे इन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया और वहीं से इन्होंने इसकी एबीएल की शुरुआत करी, और ऋषि वैली स्कूल के नाम पर पे बहुत सारा कुछ चला, और उसी के आधार पर पूरे पूरे हमारे भारत में हर जगह पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो ऐसे डेविड हासबर्ग जी जो है, वो डेविड हासबर्ग जी को भी जाना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो ये जो है, अभी मैंने आपको गिजुभाई बधेका के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया क्या कि ये डेविड हासबर्ग जी ने भी काम किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो आगे में हम चलेंगे तो थोड़ा और देखेंगे, आगे चलेंगे तो और देखेंगे कि जो है और कितने लोगों ने काम किया है। तो आगे चलते हैं, अब बाल केंद्रित शिक्षा और क्या है, तो अब बाल केंद्रित शिक्षा में किया जाता है, तो प्रवृत्तियों बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। यानी जो यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे चाइल्ड है, तो चाइल्ड क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है वो देखना है, यानी उसकी रुचि देखना है, इंटरेस्ट देखना है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वह क्या करना चाहता है, उसका माइंड कैसा है, वो कैसा, उसकी उम्र कैसी है वो, और किस किस बैकग्राउंड से आता है वो, उसकी लर्निंग की स्टाइल क्या है वो, इन सब सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और उन्हीं सब चीजों को, ये बाहर की नहीं जाना है, ये एरो सब अंदर आनी है, ये सब एरो अंदर आनी है, एरो अंदर ला करके जो है ये इसके ऊपर सेंटर्ड है, बाहर नहीं लेके जाना है, ये सब अंदर जानी है। यानी उसकी जो रुचि है, बच्चे की रुचि है, उसको ध्यान में रखना है, बच्चे का जो उसका अभिवृत्ति है वो ध्यान में रखना है, बच्चा किस बैकग्राउंड से आता है वो ध्यान में रखना है, बच्चे की उम्र जो है वो ध्यान में रखनी है, बच्चे का लर्निंग स्टाइल जो है वो ध्यान में रखना है, बच्चे के पास कितनी एबिलिटी है बच्चे को वो ध्यान में रखना है। तब जाकर के बच्चे को जब एजुकेशन दी जाती है, उसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब टीचर आए और ब्ला 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 करते गए, जैसे मैं अभी ब्ला 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 करते जा रहा हूँ।
अभी यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, क्योंकि आप सारे लोग दूर हैं। यहाँ पे मैं ही खाली बोले जा रहा हूँ। अब मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि सामने जो हमारा जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, वो ऑडियंस के पास उसका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंटरनेट बेचारे का बफरिंग कर रहा है, वो बेचारे के पास फोन है कि नहीं है, वो बेचारा कहाँ बैठा हुआ है, कौन किसके सामने बैठा हुआ है, वहां उसके अंदर में जा रहा है कि नहीं, उसके पास पेन पेपर है कि नहीं, आज उसका पढ़ने का मन है कि नहीं है। इन सब चीजों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं नहीं दे पा रहा, खाली मैं ही बात करे जा रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो ये जो है इस टाइम पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। जब आप चाहो कि आज सर नहीं पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है, या आज जो है कुछ इंटरटेन करिए, कुछ कहानी सुनाइए, कुछ मनोरंजन करिए, मनोरंजन के माध्यम से बताइए। जब ये आपके आपके कहने के माध्यम से जब होगा, तो वो होगा क्या, वह चाइल्ड सेंटर्ड होगा। तो ऐसे ही बच्चे के माध्यम से, बच्चे कैसा चाहते हैं, बच्चे कैसी रुचि है बच्चे की, बच्चे किस प्रकार के माहौल में रहना चाहते हैं, जब उन रुचियों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो पहले की जो व्यवस्था थी, पहले की व्यवस्था थी, वह सब सब्जेक्ट सेंटर्ड थी, वह सब स्टूडेंट सेंटर्ड, वह सब जो है वो टीचर सेंटर्ड थी। तो टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड से हटा करके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लाया गया। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता है कि उसकी रुचियों को ध्यान में रख करके, उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रख के, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके एजुकेशन देना, वही होती है बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर, मतलब मैंने वही कहा ना कि यहाँ पे बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चा क्या चाहता है, उसका निरीक्षण पहले करना है कि बच्चे की रुचि कैसी है, बच्चे का संज्ञान कैसा है, बच्चे का उम्र कैसी है, उसको पहले निरीक्षण करना, उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी उसकी जो कठिनाइयां, उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है इस बाल केंद्रित एजुकेशन में। इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण की जाती है। यानी बच्चे का कैसा शारीरिक विकास है, बच्चा पता लगा बच्चा जो है वह 3 वर्ष का है, या बच्चा 4 वर्ष का है, बच्चा 4 वर्ष का है, और बच्चे को 4 वर्ष को आपने 8 वर्ष के बच्चे का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, तो बच्चा, ये 4 वर्ष का बच्चा जो है वो 8 वर्ष के बच्चे का ज्ञान ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। बच्चे की सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, आप बच्चे को जो है 4-4 घंटे लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, 5-5 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, तो बच्चा थोड़ी सीख पाएगा। यहाँ तो बच्चे का अटेंशन स्पेन बहुत ही कम है, बच्चे का अटेंशन स्पेन कम है, बच्चा यहाँ पे अति सक्रिय है, बच्चा यहाँ पे अति सक्रिय है, तो अति सक्रियता में बच्चा समय ज्यादा नहीं दे पाएगा। तो आप अगर बहुत सारा एजुकेशन एक साथ में देंगे, बहुत सारा ज्ञान अगर बच्चे को ज्यादा देंगे, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए बच्चे का शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास को ध्यान में रख करके बच्चे को शिक्षण दिया जाता, तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक व्यवहार, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान भी किया जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चे के पास ढेर सारी कमियां होती हैं। बच्चा जो है अलग-अलग प्रकार की उसके अंदर में कमियां होती हैं, उन कमियों को, अगर कोई समस्यात्मक बालक है, या कोई जो है वो कमजोर बालक है, जो बौद्धिक रूप से कमजोर बालक है वो, या कोई जो है ऐसा बच्चा है जो कि वो मतलब इस तरह का है कि उसका वो कुपोषित है बच्चा, तो कुपोषित बच्चा, तो उसको ध्यान में रख करके, कोई बच्चा जो है वो ज्यादा मतलब वो इस प्रकार की टेंडेंसी का है कि वह कुछ अनैतिक कार्य करता है, तो अनैतिक कार्यों को दूर करके इन सभी चीजों का निदान करके एजुकेशन दिया जाना जो होता है, वो सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माध्यम से होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता है कि हमेशा बच्चे को सेंटर में रख करके बातचीत करना। जब भी बच्चे को सेंटर में रखेंगे, बच्चे की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, बच्चा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, उसकी योग्यता क्या है, जब हम इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जब एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं, पाठ्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, उसको सीखने सिखाने की प्रक्रिया का व्यवस्था करते हैं, वह सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे और क्या है, आगे चलते हैं। इसी क्रम में यूनेस्को ने इसी क्रम में ये चीज आप लोगों को जो है वो ध्यान करने की बात है कि यूनेस्को ने क्या कहा था। यूनेस्को ने जीवन पर्यंत अधिगम के सुझाव देते हुए शिक्षा के 4 स्तंभ बताए। शिक्षा के 4 स्तंभ बताए, 4 स्तंभ देख रहे हैं आपको, आपको पिलर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के 4 स्तंभ आपको दिख रहे हैं कि पहला है क्या, लर्निंग टू नो। पहला स्तंभ है, पहला पिलर है, जिसको पहले पिलर को कहा गया कि लर्निंग टू नो। कैसे, मतलब नो, जानने के लिए कुछ चीज को एक्वायर करने के लिए, जानने मतलब कुछ चीज को एक्वायर करने के लिए पहला पिलर है। पहले पिलर का नाम है जानने के लिए। दूसरा यहीं पे देखिए, जानने का अधिकार, कुछ चीजों को जानना, जैसे क ख ग घ, जानवर, कोई पशु पक्षी, फूलों के नाम, फलों के नाम, जितनी भी आसपास की सारी वस्तुएं हैं, उन सारी वस्तुओं को क्या करना, जानना। तो सबसे पहले जानना, बच्चे को एक्वायर करवाना, सारी बातों को ग्रहण करवाना। तो जानना पहला पिलर है, जानने के लिए अधिगम करवाना। ये यूनेस्को ने बताया है, यूनेस्को ने बताया है कि ये मतलब शिक्षा को कैसे देना है। तो शिक्षा के 4 पिलर बताए, 4 पिलर में पहला पिलर बताया कि जानने का अधिगम, कि लर्निंग टू नो, कैसे सिखाना है बच्चे को, कैसे सिखाना है, बच्चे क्या ज्ञान कर पाएंगे, तो पहला वाला। दूसरा, लिव लर्निंग टू लिव टुगेदर, कैसे एक साथ में रहना। तो एक साथ में मैंने वाइगोस्की जी का अगर सिद्धांत में वाइगोस्की जी का जो सिद्धांत है,
वाइगोस्की जी का सिद्धांत, उसके वाइगोस्की जी के सिद्धांत में क्या बात करी गई थी? तो वाइगोस्की जी के सिद्धांत में यह बात करी गई थी कि कैसे, मतलब वहां पे कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे करनी है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करी गई थी। वहां पे जो है वह टीम टीचिंग की बात करी गई थी, टीम टीचिंग की बात करी गई थी, वहां पे जो है रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करी गई थी, जहां बच्चा एक दूसरे के साथ में, रेसिप्रोकल टीचिंग, जहां एक दूसरे के साथ में मिल करके लिव टुगेदर, एक साथ में हम भी कुछ सपोर्ट करें, आप भी कुछ सपोर्ट करें। तो ऐसे सपोर्ट करने की जो है एजुकेशन देने की बात यह करता है कि दूसरों के साथ में रह करके अधिगम देना, यानी सोशल समाज के साथ में कुछ हम प्रदान करें, कुछ आप प्रदान करो, तो ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा देना, तो लिव टुगेदर रहने का जो है यह ज्ञान देता है। ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर क्या है? लर्निंग टू डू, करना। करना क्या? कि हमको क्या करना है उसके साथ में। बच्चा करके सीखे, जो भी बात है वो करके सीखे। बच्चे को सवाल लगाने हैं तो बच्चा जो है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैथ की प्रॉब्लम को खुद से करे। बच्चे को कुछ ज्ञान लेना है तो ज्ञान को कैसे होता है तो बच्चा पहले उसको अनुभव करे, करे करके वो बच्चा सीखेगा तो उसके अंदर में शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और ज्ञान जो है उसका स्कीमा बिल्कुल सुदृढ़ बन जाएगा। उसमें किसी प्रकार का एकोमोडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे लर्निंग टू डू, ये तीसरा वाला पिलर था। जो चौथा वाला पिलर था, लर्निंग टू बी, बने रहने के लिए। बने रहने के लिए, बने रहने के लिए मतलब क्या? आज ज्ञान ले लिया तो कल भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज ज्ञान लिया, आज जो है नैतिकता सिखा दी गई, बच्चे के अंदर में नैतिकता का विकास हो गया, तो नैतिकता का विकास हो गया, बच्चा यहाँ से गया दूसरी जगह भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि जो है कोहलबर्ग जी ने बताया, कि उसकी स्टेबिलिटी कैसे बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बनेगी? नेता ने कहा कि ये काम करना है, फिर जाकर के भूल गया, तो ऐसा नहीं है। बच्चे ने ज्ञान लिया तो ज्ञान उसका बने रहे, लॉन्ग टर्म तक बने रहे, खाली उसको रिकॉल करना हो, तो ये जो है इस प्रकार का, ये इस प्रकार का ज्ञान देना। तो ये चार पिलर जो उन्होंने बताए कि कैसे जानने का अधिगम, दूसरों के साथ में बने रहने का अधिगम, करने का अधिगम, तथा मतलब दूसरों के साथ में रहने का अधिगम तथा बने रहने का अधिगम, वह लगातार बने रहे। लर्निंग टू बी मतलब क्या? उसमें साथ में बने रहना, उसके साथ में बने रहना, वो लर्निंग सीखते रहना, लगातार जो है वह करते रहना लर्निंग को। तो ये चार पिलर जो है वो किसने बताया? वह यूनेस्को ने बताया। कभी-कभी इस पर भी प्रश्न आता है कि यूनेस्को ने चार पिलर कौन-कौन से बताए, तो चार पिलर आप लोग याद रखिएगा। तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू और लर्निंग टू बी, ये चार पिलर जो है वो यूनेस्को ने बताए थे। सीखने के इन चार स्तंभों को आधुनिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में देखा जाता है। कोई भी समाज इन चार स्तंभों की सुविधा और अपने नागरिकों को शिक्षित किए बगैर स्वतंत्र तथा उत्पादक बनने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उसका कहीं भी कोई भी समाज है, कहीं भी हो, चाहे वह भारत का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वह अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वह कहीं का भी एजुकेशन सिस्टम हो, वह एजुकेशन सिस्टम जब तक इन चार पिलर पर काम नहीं करेगा, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुदृढ़ नहीं होगा और वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही वहाँ के लोगों को इन चार पिलर को, चाहे हमारा हमारा भारत का हो, भारत के चाहे राज्य हों अलग-अलग, उन सारे राज्यों में इस प्रकार के चारों पिलर को लाना चाहिए। और ये लाएँगे कब? जब हम बच्चे को उस प्रकार का माहौल देंगे और जब हम चाइल्ड सेंटर की बात करेंगे तब। तो चाइल्ड सेंटर पर ये बात करता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने चार पिलर के बारे में समझ लिया था। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, लगभग बाल केंद्रीय शिक्षा में भारत में लगभग ये बात कही जा रही है कि भारत में लगभग जो है वो 8,40,446 प्राथमिक विद्यालय हैं। भारत में लगभग 8,40,446 प्राथमिक विद्यालय हैं, 4,29,624 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और 2,52,176 माध्यमिक विद्यालय हैं। यह एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके जिसके जो एजुकेशन के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी यह बताते हैं 2000, मतलब उनके जो एचआरडी वो नहीं बताते हैं, जो एचआरडी मिनिस्ट्री का यह डेटा है 2017 का कि 8,000 मतलब 8,40,546 प्राथमिक विद्यालय हैं पूरे भारत में। वहीं 4,29,624 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 2,52,176 माध्यमिक विद्यालय हैं। थोड़े बढ़े होंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, थोड़ा ही बढ़ा होगा। कहीं इसका आंकड़ा थोड़ा बहुत 1000 10,000 के 1000 5,000 ही बढ़ा होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि तब से तो इतना सारा कुछ काम नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे विद्यालयों की संरचना इतनी है। अब इनमें इनमें से क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, इसमें से 2/3 बच्चे स्कूलों में दाखिला ले पाते हैं। इनमें से मात्र पूरे भारत में खाली 2/3, यानी कैसे बात करें तो यहाँ पे कुल कुल जो बात है कुल जो बात है, मान लीजिए 3 है, 3 पूरा हिस्सा, तो उसका 2 हिस्सा ही खाली बच्चे एडमिशन ले पाते हैं। तो कुछ नियमित स्कूलों में जाते ही नहीं है, कुछ नियमित स्कूलों में जाते ही नहीं, यानी इतने सारे स्कूल तो हैं, इन स्कूलों में खाली 2/3 बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं, या कुछ बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, लेने के बाद भी नहीं जा पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009,
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनके पड़ोस में ही गुणवत्ता युक्त शिक्षण की व्यवस्था करी जाएगी। इसमें बहुत सारी बातें करी गई थी। राइट टू एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि बच्चों को कैसे एजुकेशन देना है, किस प्रकार से एजुकेशन देना है, उनके लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन कैसे दी जाएगी, उनके लिए भार मुक्त कैसे दिया जाएगा, उनके उनके लिए ज्ञान मतलब उनके लिए जो है किसी प्रकार का बर्डन मुक्त कैसे उनको ज्ञान दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ज्यादा क्रेडिट दिया गया था। चाइल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पे वकालत करी गई थी और कहा गया था कि बच्चों को किसी प्रकार का बर्डन नहीं देना है। पहले होता था पनिशमेंट देना, बच्चों को पनिशमेंट देना था, तो यहाँ पे पनिशमेंट को भी खारिज कर दिया गया कि कोई पनिशमेंट नहीं देगा और जो है बच्चों को 8वीं तक तो प्रमोट करना है, बच्चों को प्रमोट करना है। और वहां पे कहा गया कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी लेके आनी। जीरो रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब क्या कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाली 2/3 बच्चे ही लेके आते हैं तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, फेल करने की बात ही नहीं करी गई थी। तो ये सब चीजें जो है 2009 के एजुकेशन में बात करी गई थी और ये सारी बातें किस किस चीज को इंगित करती हैं, हमारा जो सेंटर, ये सारी बातें इंगित किसको करती हैं, तो यहाँ पे सारी बातें जो है वो इंगित करती हैं किसको, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ये सब बातें कर रही हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को जो है ये सारी बातें इंगित कर रही हैं। तो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आप याद रखिएगा, ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये ऐसे ऐसे चीजें जो है वो मैंने कहीं और नहीं देखे हैं कि जहां से मिले हो। चलिए और बात करते हैं। तो ये हो गया हमारी बात, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में और बात करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित तरीके से बच्चे के अनुकूल सीखने के 5 ईज की बात करी गई है। 5 ईज अभी हमने बात करी थी, 4 पिलर की बात करी थी, यूनेस्को ने सुझाए थे। वहीं जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे 5 ईज आते हैं। अभी तक हमने 3 ई पढ़ा हुआ था। 3 ई पढ़ा हुआ था। 3 में क्या, तो एनवायरमेंट, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की बात करी थी इसमें हमने 3 ई में। जब अब यहाँ पे 5 ई की बात करना है। 5 ई क्या होती है, जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेके आते हैं तो वहां पे 5 ई लेके आते हैं। 5 ईज में क्या है, तो पहला ई है एलोबरेट, दूसरा ई है इंगेजमेंट, इंगेज, और तीसरा ई है एक्सप्लोर, और पांचवा ई है एक्सप्लेन, और छठवां ई है इवेल्युएट। यानी ये 5, इलोबरेट, इंगेज, एक्सप्लोर, मतलब इलेबोरेट, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इवेल्युएट, ये 5 ई की बात करी गई है। तो उसमें क्या कहा गया है, पहली बात है व्यस्त रखना, व्यस्त करना बच्चों को। तो व्यस्त करने के लिए क्या, तो इंगेज करना, पहला ई है इंगेज करना। इसको ले लेते हैं पहला ई, यहाँ पे इंगेज करना पहले में। चलिए मैं वापस एक बार दिखाता हूं आपको। तो पहला वाला इसको कहते हैं पहला, यहाँ पे, और पहला है यहाँ पे। इसको ध्यान करिएगा, पहला है इंगेज करना, दूसरा अन्वेषण करना। करना मतलब क्या, ये है दूसरा पॉइंट, अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब क्या, तो एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करना दूसरी बात हो गई, एक्सप्लोर करना दूसरी। फिर तीसरा ये स्पष्ट करना, तीसरा ये बच्चे को स्पष्ट करने के लिए कहना कि क्या सीखा है बच्चे ने, तो एक्सप्लेन करना, ये हो गया तीसरा ही, एक्सप्लेन करना। वही चौथी बात हो गई विस्तृत करना। विस्तृत करना जो है चौथी बात हो गई। तो विस्तृत करने को कहते हैं इलोबरेट करना, यानी इसको और समझाना है। इलोबरेट हो गया चौथा वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट इलोबरेट करना हो गया। वहीं पांचवा पॉइंट है मूल्यांकन करना कि बच्चे ने क्या सीखा है, ये पांचवा पॉइंट है इवेलुएट करना। तो ऐसे ही इनको ध्यान में रखते हुए इसका गहन अध्ययन कराने के लिए शिक्षण अधिगम जो है प्रक्रिया को उसमें शामिल करना चाहिए। ये 5 ई को जब बाल केंद्रित एजुकेशन की बात करी जाए तो बाल केंद्रित एजुकेशन में बच्चों को व्यस्त रखना। व्यस्त कैसे रखेंगे, बच्चे खुद से जब करेंगे तो बच्चे व्यस्त रहेंगे। बच्चे अन्वेषण कैसे करेंगे, एक्सप्लोर कैसे करेंगे, चीजों को खोलेंगे कैसे, जब आप उनको चांस देंगे खोलने के लिए। एक्सप्लोर करना मतलब एक्सपेरिमेंट करना। बच्चा एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा, जब उसको चांस देंगे तो बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट करेगा तो वहां पे बच्चा समझ पाएगा कि ये सही था, ये गलत था, हमने ये किया था, हमने ये किया था। तो बच्चा स्पष्ट कर पाएगा, स्पष्ट कर पाया। अब उसको और पूछ सकते हैं कि इसका काम और कहाँ हो सकता है, यही चीज और कहाँ लागू पड़ सकती है, यही चीज और कहाँ लागू पड़ सकती है, यही चीज और कहाँ लागू पड़ सकती है। तो बच्चा उसको विस्तृत भी कर पाएगा। साथ साथ में जब विस्तृत कर पाएगा तो उसको समझ में आएगा कि जो हमने किया था वह सही था या गलत था। बच्चा खुद से सेल्फ इवेल्युएट भी हो पाएगा। तो बच्चे का मूल्यांकन करना, आप भी मूल्यांकन करें और बच्चा खुद से मूल्यांकन करे। तो ये 5 ई पर जोर दिया गया था इसमें, बाल केंद्रित एजुकेशन में। बाल केंद्रित एजुकेशन में 5 ई के सीखने पर जो है वो ज्यादा जोर दिया गया है। और यही कंस्ट्रक्टिविज्म का फॉर्मूला भी है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है हमारा, जो रचनावाद है या निर्मितवाद है, वो कहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि रचनावाद या निर्मितवाद का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 5 ई। निर्मितवाद का फार्मूला आप ये नोट करके रखिए कि निर्मितवाद का फार्मूला 5 ई है। 5 ई में क्या, तो 5 ई में पहला एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट, ये 5 ई है।
व्यस्त करना, अन्वेषण करना, स्पष्ट करना, विस्तृत करना और मूल्यांकन करना। ये 5 ई रचनावाद, रचनावाद का क्या है? फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के आधार पे रचनावाद में बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया जाता है और ये सारी बातें रखी जानी चाहिए। तो चलिए इतना बात हो गई, आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे तो हम चलेंगे, अब बात करते हैं और तो यहाँ पे एक चीज हमने अब इसके पहले समझाया हुआ था। मैंने समझाया हुआ था चाइनीज कन्फ्यूशियस के बारे में, मैंने बताया हुआ था। किसी किसी मैं कुछ पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बता रहा था। शायद मैं रचना शिक्षण के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया हुआ था। 450 ईसा पूर्व चाइना के कन्फ्यूशियस जो है उन्होंने एक प्रसिद्ध स्लोगन उन्होंने दिया। प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्लोगन क्या दिया? उन्होंने कहा कि अगर आप सुनाओगे मुझे, यानी इफ यू हियर इफ यू टेल तो आई विल फॉरगेट। अगर आप बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा। अगर आप बोलोगे मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं। अगर आप सुनाओगे मुझे, इफ यू टेल आई विल फॉरगेट, इफ यू टेल आई विल फॉरगेट, मैं भूल जाऊंगा। इफ यू सी इफ यू सी मैं याद रख पाऊंगा। अगर आप दिखाओगे मुझे, मैं देखता हूं तो मैं याद रखता हूं, मैं देखता हूं तो मैं याद रखता हूं। आई विल डू इफ इफ यू विल इंगेज इफ यू विल इंगेज, अगर आप मुझे शामिल करोगे, इफ यू विल इंगेज आई विल अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड मतलब मैं उसको क्या करूंगा, मैं समझ पाऊंगा। तो ऐसे समझने के लिए यहाँ पे डू पर क्या है, डू पर ज्यादा फोकस करी जा रही है। यानी पहले में बात करी गई कि टेलिंग पर, टेल, अगर आप टेल करोगे, खाली बच्चों को बोलोगे, टेल करोगे तो बच्चा क्या करेगा, उसको फॉरगेट कर जाएगा। बच्चा फॉरगेट कर जाएगा तो यह उतना क्रेडिट नहीं दी गई। टेल को फॉरगेट, फिर वहीं कहा गया सी पर बच्चा क्या कर रहा है, सी पर बच्चा क्या कर रहा है, वह वहां पे याद रख पाता है, यानी उसको रिमेंबर कर पा रहा है। सी पर रिमेंबर कर पा रहा है। और अब यहाँ पे जब आप डू करा रहे हो, बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, जब बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हो या इंगेज कर रहे हो, यहाँ पे इन्वॉल्व करने की बात आ रही है, इंगेज करने की बात आ रही है, दोनों की बात ले लेते हैं, इंगेज या इन्वॉल्व। तो बच्चा क्या करेगा, उसको जो है बच्चा समझ पाएगा या अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसको अप्लाई कर पाएगा। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है बच्चे को इन्वॉल्व करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो चाइनीज कन्फ्यूशियस है, चाइनीज कन्फ्यूशियस को ध्यान में रखते हुए कि आप मुझे बोलोगे मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओगे मैं उसको याद रख पाऊंगा, आप मुझे इन्वॉल्व करोगे, आप मुझे करने को दोगे तो मैं उसको समझ पाऊंगा। तो ऐसे ही करने पर, करके सीखने पर जो है वह गतिविधि आधारित शिक्षा का जो है वह विकास किया गया। वह ऋषि वैली पहली स्कूल, ऋषि वैली इंस्टीट्यूट, ऋषि वैली इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसोर्सेज, जिसका नाम है रिवर, जिसका नाम है, पूरा नाम रिवर है, ऋषि वैली इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसोर्सेज रिवर। इसमें यूनिसेफ और रिवर की मदद से अपने यहाँ भारत में 13 राज्यों में 2,50,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 10 मिलियन से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। किसको? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हर एक स्कूल में अपने यहाँ 13 राज्यों से अधिक राज्यों में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को यहाँ पे पहुंचाने का काम किया गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पहुंचाने का काम किया गया। किसकी मदद से? ये रिवर की मदद से। इसी रिवर के स्कूल में, इसी रिवर स्कूल में कौन थे? तो वो जो हमने पीछे बताया था, कौन बताया था मैंने, वहां पे डेविड हासबर्ग जी इसी रिवर स्कूल में टीचर थे, अध्यापक थे। तो ऐसे ही जो ऋषि वैली जी है उन्होंने ऐसा, उसके प्रपोनेंट माने जाते हैं, उसके प्रपोनेंट माने जाते हैं। प्रपोनेंट मतलब उसके उसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रणेता कौन? तो ये जो है ऋषि वैली, वो डेविड हासबर्ग। तो डेविड हासबर्ग जी इसी ऋषि वैली स्कूल में काम करते थे, इसी ऋषि वैली में काम करते थे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टीचर थे जो अलग अलग रूपों में अलग अलग काम उनको दिया गया था। तो ऐसे पूरा का पूरा एक बंच, कैसे बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से, कैसे बच्चों को जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माध्यम से कैसे सिखाया जाए, तो वहां पे वो पूरी लेबोरेटरी बन गई, वो स्कूल पूरा लेबोरेटरी बन गया। और वहां से देख करके सबसे पहले तमिलनाडु ने, पहले तो कर्नाटका ने उसको लिया, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु ने उसको अडॉप्ट किया। तमिलनाडु को अडॉप्ट करने के बाद जब वो तमिलनाडु ने पूरा का पूरा अपने सभी प्राथमिक विद्यालयों में इसको लागू कर दिया कि बच्चे को इसी माध्यम से पढ़ाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद 2009 में और ये फिक्स हो गया, 2009 में और फिक्स हो गया जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। और राइट टू एजुकेशन एक्ट ने अपने अपने में शामिल भी इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के किया, इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के कि बच्चों को अगर फ्री एजुकेशन दिया जाए, मतलब बगैर बर्डन का एजुकेशन दिया जाए, तो बच्चे ज्यादा समझते हैं, बच्चे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी बहुत सारी बातें जो है उसमें आकर के शामिल हुई। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को लाया गया, यानी जो 5 ईज है उनको लाया गया और इसमें हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसको शामिल किया गया। तो उसी के बाद 13 राज्यों से अधिक राज्यों में जो है इसको शामिल किया गया। अब 13 राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको, जो यही चाइल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए अलग अलग नाम क्या है उनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि अलग अलग नाम क्या क्या है। तो अलग अलग नाम है। कर्नाटका में 1995 में,
कर्नाटका में 1995 में, जहां पे यही यही रिवर स्कूल पहले जहां चला, उसका नाम सबसे पहले नालीकली के नाम से जाना गया। नालीकली, नालीकली को कहते हैं जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल मतलब एंजॉय करके, आनंद करके लर्निंग करना। जॉय मतलब आनंद, आनंद करके लर्निंग करना। तो नालीकली के नाम से कर्नाटका में पहले चला, यानी नालीकली पहला आया, इसका नाम नालीकली रखा गया। नालीकली, नालीकली उसका जो जॉयफुल लर्निंग का नाम रखा गया, नालीकली। वहीं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी में गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित मतलब एबीएल, इसका नाम रखा गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एबीएल, एबीएल के नाम से इसको जाना गया। वहीं जो है 1999 में, 1999 में केरल में, तमिलनाडु में, 2003 में झारखंड में, तमिलनाडु में 2003 में, झारखंड में 2005 में, छत्तीसगढ़ में 2003 में मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल, एमजीएमएल के नाम से जाना गया। मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल यानी ज्यादा ज्यादा जो है बच्चों को, ज्यादा अलग अलग प्रकार के बच्चों को अलग अलग प्रकार की लर्निंग देना। मल्टीग्रेड मतलब क्या, अलग अलग प्रकार का स्तर पे अलग अलग प्रकार की लर्निंग देना। तो मल्टीग्रेड मल्टी लर्निंग का यहाँ पे कार्यक्रम के रूप में जाना गया। तो यहाँ पे आपको समझना है क्या, एक तो हो गया ये पहला नालीकली, पहला। दूसरी बात जो है वो एक्टिविटी, यहाँ पे दूसरी बात हो गई। दूसरा या तीसरी बात जो है वो मल्टीग्रेड मल्टी लेवल का नाम दिया गया। अलग अलग नाम है, देखिए अलग अलग नाम। फिर वहीं राजस्थान में, राजस्थान में 2009 में लहर के नाम से जाना गया। यही जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, कहीं अगर प्रश्न पूछे लहर क्या होता है, राजस्थान के प्रश्नों में अगर आए तो आप ये याद रखिएगा लहर क्या होता है। लहर का नाम है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, ये लहर के नाम से जाना जाता है। 2009 में इसको ये पूरा फुल फ्लेज में सभी स्कूलों में लागू किया गया, फुल फ्लेज में सभी स्कूलों में लागू किया गया। तो लहर के नाम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चलता है। तो ये लहर लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी, तो ये जो है ये चौथा हो गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार हो गए। पश्चिम बंगाल में 2010 में, गुजरात में 2010 में, गुजरात में इसी को प्रज्ञा अभिगम के नाम से जानते हैं, प्रज्ञा अभिगम गुजरात में जानते हैं, जिस पर मैंने प्रयोग किया, मैंने रिसर्च किया, मेरा टॉपिक ही प्रज्ञा अभिगम के ऊपर था। महाराष्ट्र में स्कूल एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से जाना गया, यानी महाराष्ट्र में किस नाम से जाना गया, तो महाराष्ट्र में इसको स्कूल एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से जाना गया। मध्य प्रदेश में गतिविधि आधारित अधिगम के नाम से जाना गया। सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश ने इसको अडॉप्ट किया, मध्य प्रदेश ने सबसे लास्ट में अडॉप्ट किया, और तब से सभी राज्य जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को अलग अलग नामों से, कहीं इसी को नालीकली के नाम से, तो कहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के नाम से, तो कहीं मल्टीग्रेड मल्टी लेवल के नाम से, तो कहीं लहर के नाम से, तो कहीं प्रज्ञा अभिगम के नाम से, तो कहीं स्कूल एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से इसको जाना गया। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें जो है ये लोग क्या फोकस कर रहे हैं, इनका फोकस ही मात्र यही है कि बच्चों पर फोकस करना, बच्चों को 5 E's देना। क्या देना, बच्चों को 5 E's देना। इन सारे लोगों का जो सारे एजुकेशन सिस्टम है अलग अलग राज्यों के, इन अलग अलग राज्यों के जो एजुकेशन का सिस्टम है ये 5 E's देने पर काम कर रहे हैं। और ये फिलोसफी किसकी है, ये फिलोसफी है वो रिवर की फिलोसफी है, रिवर की फिलोसफी पर काम करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की फिलोसफी पर काम करते हैं, उसके दर्शन पर काम करते हैं। और वो दर्शन निर्माण करने का काम किसने किया है, तो दर्शन निर्माण करने का काम गीजू भाई बदेका ने किया हुआ है। और दर्शन निर्माण करने का काम किसने किया है, तो वह डेविड हासबर्ग ने किया हुआ है। तो डेविड हासबर्ग और गीजू भाई बदेका, इन लोगों ने ऐसे बाल बाल केंद्रित शिक्षा कैसे दी जाए उसका दर्शन निर्माण करने का काम इन लोगों ने किया है। तो उसी के आधार पे इतने सारे जो है वो चलते हैं, इतने सारे एजुकेशन के सिस्टम बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर चलते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, और समझ लेते हैं। ये आप लोग जो है वो नोट कर रहिएगा, मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन के रूप में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न आएंगे भी, ये सारे प्रश्नों के ऊपर प्रश्न आएंगे भी, तो ये सब याद रखी रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं बाल केंद्रित एजुकेशन का जो है वो सिद्धांत क्या है, बाल केंद्रित एजुकेशन वो किस सिद्धांत पर काम करती है, बाल केंद्रित एजुकेशन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है उसको समझ लेते हैं। तो पहला है चयन के सिद्धांत के ऊपर, चयन का सिद्धांत है। सबसे पहले तो चयन करना कि बच्चे क्या चाहते हैं, सबसे पहले यही समझना कि बच्चे क्या चाहते हैं उस पर काम करना है, बच्चों की आवश्यकता पर ध्यान करना, बच्चों की आवश्यकता पर ध्यान करना कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो चयन करना, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना किसको, सेलेक्ट करना फिलोसफी को, सेलेक्ट करना, पहले सेलेक्ट करना किसको, फिलोसफी को, सिलेक्ट करना फिलोसफी को, आपको क्या पढ़ाना चाहते हो, बच्चों को सिलेक्ट करना, बच्चों की स्टाइल को सिलेक्ट करना, बच्चों के मटेरियल को सिलेक्ट करना। तो ऐसे ही पहले फिलोसफी को सिलेक्ट करना, फिर बच्चों के मटेरियल को सिलेक्ट करना, फिर बच्चों को सिलेक्ट करना, बच्चों के लेवल को उस हिसाब से जो है उनके लिए वातावरण सेलेक्ट करना। तो ये सब जो है वो सेलेक्ट करना, इसी में 5 E's भी आ सकता है कि 5 E's को भी लेके आ सकते हैं। तो ये सबसे पहले चयन करना, चयन करने पर ये जोर देती है। दूसरा है बच्चे को उसी आधार पर प्रेरणा देना, प्रेरणा देना, यहाँ पे टीचर को क्या बनना है, टीचर को टीचर नहीं बनना है, टीचर को यहाँ पे फैसिलिटेटर बनना है। क्या बनना है, फैसिलिटेटर, जिसकी बात पियाजे जी ने भी करी हुई थी, जिसकी बात पियाजे जी ने करी थी कि टीचर को क्या बनना है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है।
फैसिलिटेटर मतलब बच्चे को खाली ज्ञान देने वाला एक मार्गदर्शक बनना है, एक सपोर्टर बनना है, जिसका काम सपोर्टर बनने का काम MKO मोर नॉलेजेबल अदर बनना है, मोर इंटेलिजेंट पर्सन बनना है। तो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन बनना है, मोर इंटेलिजेंट पर्सन बनना है। किसको बनना है? वो टीचर को बनना है, और टीचर को मात्र मोटिवेशन देना है कि बच्चा तुम सीख सकते हो, बच्चा तुम कर सकते हो, उसको अवसर देना है। तो ये जो है दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है उसकी रुचि क्या है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों को रीडिंग ही कराओ, जरूरी नहीं सारे बच्चों को रीडिंग ही कराओ, जरूरी नहीं सारे बच्चों को राइटिंग ही कराओ, जरूरी नहीं सारे बच्चों को मैथ ही कराओ, जरूरी नहीं सारे बच्चों को स्पीकिंग ही कराओ, जरूरी नहीं सारे बच्चों को लिसनिंग ही करवाओ। ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चा जिस जगह पे चाहता है, बच्चा जहां पे चाहता है, बच्चे को ऐसे छोड़ दो, बच्चा सीखेगा। बच्चा ड्राइंग करके सीखना चाहता है, ओके नो प्रॉब्लम, ड्राइंग करो। बच्चा जो है वो स्पीकिंग मतलब वो बच्चा गायन करके सीखना चाहता है, बच्चा गायन करके, बच्चा माइम करके जानना चाहता है, नाटक करके करना चाहता है, नाटक करने दो। बच्चा जैसे करना चाहता है, बच्चे को वैसे छोड़ दो। सारी व्यवस्थाएं वहां इन्वॉल्व कर दो, सारी व्यवस्थाएं इन्वॉल्व कर दोगे, बच्चे के अंदर में खुद ही जागरण होगा। एक दूसरे के जरिए बच्चा खुद ही सीखने लगेगा। जब आप बंधन में रखोगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो ऐसे ही यह रुचि के सिद्धांत पर काम करता है। रुचि के सिद्धांत पर काम करता है कि बच्चे की क्या रुचि है, उस हिसाब से माहौल को रेडी करना, उस हिसाब से बच्चे को फैसिलिटेट करना। तो तीसरी बात है लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत में क्या है, जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, हम जो है वो लर्निंग को पढ़ेंगे और बुद्धि को पढ़ेंगे। जब हम बुद्धि को पढ़ेंगे तो बुद्धि में अलग अलग प्रकार की बुद्धि की बात करी गई, अलग अलग बुद्धि की बात करी है। वहीं गार्डेनर जी हैं, वह गार्डेनर जी ने बहुत प्रकार की बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो बुद्धि है, अलग अलग प्रकार की जो लर्निंग स्टाइल है, जो अलग अलग प्रकार की लर्निंग स्टाइल है, अलग अलग प्रकार का जो बच्चों का लेवल है, उस बच्चों के लेवल के आधार पे बच्चों को देना। यह नहीं कहना कि तुम तो मंद बुद्धि को तुमको स्कूल में नहीं दाखिला देंगे, यह नहीं कहना कि तुम तो जो है बधिर बच्चे हो, तुमको हम स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, यह नहीं कहेंगे कि तुम तो जो है वह गरीब घर के बच्चे हो, हम तुमको दाखिला नहीं देंगे, यह नहीं कहेंगे कि बच्चा जो है वो तुम तो अभी बहुत ठिगने हो, तुमको हम जो है नहीं देंगे, तुम बहुत बड़े हो गए, हम तुमको एग्जाम नहीं बैठने देंगे। तो ऐसा नहीं है। सारे बच्चों को, जो बच्चा सीखना चाहता है उन सारे बच्चों को इसमें शामिल करना, और सारे बच्चों की जो अभिव्यक्ति उसकी आजादी देना। तो यह है लोकतांत्रिक सिद्धांत देना। लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात ही यही होती है जहां सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। तो लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर काम करना। दूसरा, सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो सकता है? तो मैंने डेवलपमेंट बताए हुए थे, डेवलपमेंट कई सारे बताए हुए थे। जैसे हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट हम की बात करेंगे तो डेवलपमेंट कई सारे हैं। डेवलपमेंट कहाँ हो सकते हैं? तो डेवलपमेंट हो सकते हैं कहाँ पे? तो बच्चे का जो है शारीरिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का जो है संवेगात्मक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का हम बात कर सकते हैं तो बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, बच्चे का भाषा और संप्रेषण विकास, बच्चे का भाषा संप्रेषण विकास। ये कई सारे विकास हैं, कई सारे विकास हैं, जिन विकास पर बच्चे का ये सब कुछ, बच्चे का शारीरिक विकास कराना, बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का संवेगात्मक विकास करना, बच्चे का जो है वह संज्ञानात्मक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, बच्चे का सामाजिक विकास करना, बच्चे का भाषा संप्रेषण विकास करना, और अभी लास्ट में हमने पढ़ा है क्या? नैतिक विकास। तो बच्चे का नैतिक विकास भी साथ साथ में कराना, नैतिक विकास करना, सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट कराना। तो ये सारे डेवलपमेंट कराना बच्चे का, जिससे कि बच्चे का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो, जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कब होगा? जब आप बच्चे को उस प्रकार का चांस देंगे। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कराना। तो ये सब चीजें जो है वो हम ध्यान रखेंगे। कब? ये सारे सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांतों पर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो काम करती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन सिद्धांतों पर काम करती है कि बच्चों को तभी सर्वांगीण विकास हो पाएगा जब इतना सारा बात होगी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सीख लेते हैं और जान लेते हैं। और क्या है? तो और है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है, यानी क्यों ये बाल केंद्रित एजुकेशन मानी जाती है। तो जैसे हम ही अगर आंख बंद करके बात करें तो कुछ पॉइंट हमारे सामने आ जाएंगे। अगर हम आंख बंद करके बात करें तो कुछ पॉइंट सामने आ जाएंगे। चलिए मैं पीछे चलता हूं और यहीं से हम जो है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से मैं जरा चैट बॉक्स खोल लेता हूं। चैट बॉक्स में अब आप लोगों ने इतना सारा कुछ सीखा है, तो आप लोग विशेषताएं जरा एक दो हमको बताइए। तो चैट बॉक्स में एक दो विशेषताएं बताइए, क्विक क्विक बताइएगा कि क्या क्या हो सकता है। क्विक क्विक बताइएगा, थोड़ा आज 2A ले लेते हैं। क्या क्या विशेषता हो सकती है, चैट बॉक्स में क्विक क्विक बताइएगा। कि हमने इतनी सारी बातें बताई हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ये है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है, तो ऐसे क्या विशेषता हो सकती है, जरा बताइएगा फटाफट, फटाफट, क्विक क्विक, समय नहीं लगना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या हो सकता है? हमने इतनी सारी बातें पढ़ी हैं अभी, इतना सारा कुछ, तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या हो सकता है? क्विक 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 क्विक, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि हाँ एक एक नंबर देना है, 2 नंबर देना है, 3 नंबर देना है, खाली वो नहीं लिखना, आपको लिखना पड़ेगा। खाली हम ही बोलते जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ही बोलना पड़ेगा। क्विक क्विक आंसर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या हो सकता है? चलिए जवाब 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 नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं दिया किसी ने।
जवाब दीजिए, क्या हो सकता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? हिंदी में लिखिए, वहां पे अपना माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन करके लिख दीजिए, बोल दीजिए, वो खुद ही बोल देगा। बोलिए, 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 फटाफट, फटाफट। इतना समय नहीं लगना चाहिए, बहुत समय लग रहा है। जवाब आने चाहिए। क्या होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? चलिए, नहीं, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। तो चाइल्ड सेंटर्ड, हाँ, बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं और बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, सुगना सोनी, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे मेरे को पसंद हैं, जो बच्चे जो है वो अब गतिविधियों में, देखिए यही गतिविधि है। चाइल्ड सेंटर में मैंने आपको चाइल्ड सेंटर में शामिल किया और आप शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ओके, बालक ने रुचि अनुसार एजुकेशन आपो, वेरी गुड हिमाली जानी। बालक की रुचि के अनुसार जो है वो देना, सेल्फ इवैल्यूएशन करवाना, वेरी गुड। और क्या, अब सेल्फ इवैल्यूएशन लिखने में इतना समय थोड़ी लगता है, जितना आपने समय लगाया है। या आप वेट कर रहे थे, कोई ये बोलेगा तो हम बोलेंगे। चलिए फटाफट, और हाँ, बच्चों की इच्छा पे ध्यान रखना। अब बच्चों की इच्छा लिखने में भी इतना समय नहीं लगता है जितना में आपने समय लिया है। 3 मिनट तो लगा लिया आपने। हाँ, सभी बच्चों को समय देना, वेरी गुड। 2 स्टेटमेंट आया देखिए। इनका सुगना सोनी का 2 स्टेटमेंट आ गया। अब कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 22 लोग जुड़े हैं, 22 स्टेटमेंट आने चाहिए। 22 स्टेटमेंट आने चाहिए सभी लोगों के। अब खाली प्रश्नों का जवाब नहीं देना कि हाँ ए हो गया, बी हो गया, वो तो फीडिंग हो गई, इसको कहते हैं फीडिंग करना। मैं फीड करूं वो नहीं है, यहाँ पे 2 वे होना चाहिए। हाँ, बाल केंद्रित एजुकेशन से बालक को प्रेरणा मिलती है, हिमालय जानी की 2 प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा से ज्ञान ज्यादा स्थायी होता है, वेरी गुड। हाँ, चलिए और चलिए चलिए, इतना सारा कुछ आया है। यानी बाल केंद्रित एजुकेशन से क्या है, तो बाल केंद्रित एजुकेशन से बच्चे अपनी पेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी गति को बढ़ा सकते हैं, बच्चे अपने लेवल से सीख सकते हैं, सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, टीम वर्क भी हो सकता है, जरूरत के अनुसार अवसर दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो है कुछ ही लोगों ने जवाब दिया है। इन जो जो लोग जवाब दे रहे हैं, सहयोगी भावना भी हो सकती है, वेरी गुड। तो ये सब चीजें जो है हो सकती है। चलिए हम आइए बात करते हैं आगे की, आगे बात करते हैं क्या हो सकता है। चलिए तो देखते हैं, जिन लोगों ने जवाब दिया है उनके इसमें देखते हैं है क्या। तो बच्चों को सीखने की गति, सीखने की प्रक्रिया के साथ उनकी इच्छा रुचि को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शिक्षण का कार्य कराना, यानी हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए, हर व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देना। यानी उसकी सीखने की गति, पहला क्या, उसकी पेस, वह किस तरह से सीख सकता है। कोई बच्चा बहुत फास्ट सीख सकता है, कोई बच्चा बहुत स्लो सीख सकता है, तो उसकी पेस क्या है, उसकी पेस के आधार पे बताना। पहले उसकी पेस को ध्यान में रखना, उसकी सीखने की प्रक्रिया को साथ में ध्यान में रखना, उसकी इच्छा और रुचि को ध्यान में रखना, उसकी व्यक्तिगत शिक्षण को के आधार पे कार्य कराना। ये सब चीजें क्या है, वह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल की जाती है, वो उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, कक्षा की गतिविधियों के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। बच्चे जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। बच्चा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करेगा, सारे बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करेंगे, जब वह शामिल होंगे। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चे हैं, 10 अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो आप परेशान हैं कि बच्चे कैसे देंगे। आप इन 10 को 2 ग्रुप में बांट दीजिए, एक को ए में बांट दीजिए, दूसरे को बी में बांट दीजिए। अब बच्चे जैसे जैसे काम करते हैं उनको उसी हिसाब से उनको काम दे दीजिए, तो सारे बच्चे परफॉर्म करने लगेंगे। सारे बच्चे परफॉर्म करने लगे कब, जब आप उनको टीम टीचिंग का अवसर देंगे, जब उनको कोऑपरेटिव लर्निंग का अवसर देंगे, जब उनको रेसिप्रोकल लर्निंग का अवसर देंगे, तो अवसर देंगे तो बच्चे सारे बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने लगेंगे। अगला क्या, तनाव रहित, तनाव रहित गतिविधि आधारित आनंदमयी शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यानी बच्चे को क्या, बच्चे को स्ट्रेस फ्री होना। यहाँ पे स्ट्रेस फ्री करा सकते हैं। बच्चा, तुमको कोई चिंता नहीं करनी है, तुम्हारा जैसा आता है, जैसे मन आता है वैसा बताओ। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी कि हम फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम तो यहाँ कोई पास फेल नहीं करेगा। पास फेल करेगा टीचर जेल में चला जाएगा। तुमको कोई पास फेल नहीं करना। राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है। तुम फेल नहीं हुए, तुम कहो फेल नहीं हुआ, खाली तुम बताओ तुम अब क्या कह सकते हो। तो ऐसे स्ट्रेस फ्री होकर के बच्चे को जो है वो यहाँ पे करना, तो स्ट्रेस फ्री हो गया। और क्या, प्रत्येक छात्र को उसके अनुभव और वातावरण के आधार पर सीखने का अवसर देना। उसका क्या अनुभव है, बच्चा कोई ग्रामीण इलाके से आता है, कोई शहरी इलाके से आता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो उसके बच्चों के अवसर, बच्चा जो है, कल बात करी गई थी, कोई कह रहा था कि मदर टंग, मम्मी की मदर टंग अलग है, पापा का मदर टंग अलग है, तो वह जो प्रभावित करेगा। कोई बात नहीं, मम्मी की मदर टंग अलग है, पापा का मदर टंग अलग है, तो दो बच्चा उस माहौल से आ रहा है, 2 भाषाएं सीख करके आ रहा है, तो 2 भाषाओं के आधार पर बच्चे को एजुकेशन देना। कोई बच्चा जो है बिल्कुल मदर टंग उसकी ऐसी कि ग्रामीण इलाके से आता है, तो उसको उस पर ध्यान करना। तो बच्चे का जैसा अनुभव है, बच्चे का जैसा वातावरण है, उसको इन्वॉल्व करना। ये नहीं कि खाली रिजिड कि भाई तुमको अंग्रेजी में बोलना, तुमको हिंदी में बोलना, कोई बात नहीं, बच्चा अभिव्यक्ति अपने भाव में कर सकता है, उसको उसमें चांस देना। तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरे के साथ सहयोगी और शिक्षण प्राप्त कर सके, बच्चे जो है सहयोगी रूप में, दूसरों के साथ में सहयोगी रूप में शिक्षण प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था करना है। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग की, कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग भी लेके आना, जो वाइकोस्की जी भी कहते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग।
तो कोऑपरेटिव लर्निंग है, टीम लर्निंग है और पीयर लर्निंग है। पीयर लर्निंग भी यहाँ पे आती है। क्या? पीयर लर्निंग। बच्चा पीयर लर्निंग करे तो पीयर लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ये सब चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट में, कार्य में उनके अनुभव प्राप्त करवाना, उनको अलग अलग का प्रोजेक्ट दे देना कि चलो तुम ये रीडिंग करो, चलो तुम ये राइटिंग करो, चलो तुम ये बनाओ, चलो तुम ये सिंगिंग करो, चलो तुम ये क्राफ्ट करो, चलो ये तुम ड्राइंग करो, चलो तुम यहाँ रंग भरो, चलो तुम ये क्लासिफिकेशन करो, चलो तुम ये करो। अलग अलग प्रकार का काम बच्चों को अलग अलग रूप में दे सकते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार का बच्चों को अलग अलग काम देंगे तो बच्चे क्या होंगे? सारे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। वही बात जो 5E का पहला वाला था, क्या? इंगेज करना। इंगेज करना, जब बच्चों को इंगेज करेंगे, क्या करेंगे? इंगेज करेंगे, तो सारे बच्चे क्या होंगे? या प्रोजेक्ट के माध्यम से आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो जब इंगेज करेंगे तो सारे बच्चे सीखने लगेंगे। चलिए, तो इंगेज हो गया। अगली बात करते हैं, प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सके। ये सुनिश्चित करना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कहता है? सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि चाहे कोई भी लर्नर हो, चाहे वह स्लो लर्नर हो, चाहे मिडिल लर्नर हो, चाहे हायर लर्नर हो, चाहे वह स्लो लर्नर हो, चाहे वह मिडिल लर्नर हो, चाहे वह हायर लर्नर हो, जो भी लर्नर बच्चा हो, वह सारा बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, यह सुनिश्चित करना, यह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्या है? यह विशेषता है। और क्या? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी जरूरत के अनुसार समय और अवसर प्रदान करना। यानी अगर कोई वहां पे वहां पे अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वहां पे कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, या वहां पे कोई अगर आईडी बच्चा है, या वहां पे कोई अगर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है, या वहां पे कोई लर्निंग डिसेबल बच्चा है, या जो भी बच्चा है, इन सारे बच्चों के आधार पर अगर वो बच्चा वहां पढ़ रहा है, तो यहाँ इन बच्चों को दाखिला देने से भी कोई मना नहीं कर सकता है। अगर ये बच्चा वहां पढ़ रहा है तो इसको उस हिसाब का अवसर प्रदान करना, या विशिष्ट स्कूल की प्रदान करना, वो भी उनको देना। के मध्य टीम वर्क की भावना विकसित करना। बच्चों के अंदर में टीम वर्क मतलब क्या? पीयर लर्निंग और टीम टीचिंग की भावना विकसित करना, कोऑपरेटिव लर्निंग की भावना विकसित करना। अगर बच्चों के अंदर में कोऑपरेटिव लर्निंग की भावना विकसित होगी तो बच्चे उन 5 ईज को इन्वॉल्व कर पाएंगे, 5 ईज को सीख पाएंगे, और उनके अंदर में समाज की भावना बढ़ेगी, उनके अंदर में सामाजिकता की भावना बढ़ेगी, उनके अंदर में नियम बढ़ेगा, उनके अंदर में नैतिकता बढ़ेगी, उनके अंदर में जो है वो संज्ञान भी विकसित होगा, और एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकल भी करेंगे। कोई बच्चा जो है वो सिंगिंग में है तो कोई बच्चा डांसिंग में है, कोई बच्चा रीडिंग में है तो कोई बच्चा राइटिंग में है, कोई बच्चा सही कर पाता है, कोई बच्चा सही नहीं कर पाता है, कोई बच्चा हिंदी बोलता है तो कोई बच्चा मराठी बोलता है, तो कोई बच्चा बंगाली बोलता है। तो सारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग करके सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा भाषा का ग्रहण करेंगे और संज्ञान का विकास करेंगे। तो ऐसे टीम टीचिंग की भावना भी विकसित करना। और क्या? बच्चा खुद से किए गए कार्य का स्व मूल्यांकन कर सके। बच्चा स्व मूल्यांकन करे, यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए भी वहां पे अवसर देना, तथा जरूरी सुधार करने के लिए क्षमता विकसित करना। वहां जरूरी सुधार करने के लिए क्या बात आई है? तो रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था करना। तो रेमेडियल टीचिंग के लिए कौन आएगा? तो वहां पे जो है वो टीचर जो है वो रेमेडियल टीचिंग करे। जहां बच्चे को लगता है या बच्चे को सुधार करने की आवश्यकता है, वहां पे रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था करी जाए। यह सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, यह सारी विशेषताएं किसकी हैं? यह सारी विशेषताएं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है। अगर बाल शिक्षा आती है तो बाल शिक्षा की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता की चर्चा कर लेते हैं। उपयोगिता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। मैंने पीछे ही बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करना? सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना यानी बच्चे का शारीरिक विकास करना, बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना, बच्चे का जो है वह सामाजिक विकास करना, नैतिक विकास करना, बच्चे में भाषा और संप्रेषण का विकास करना, बच्चे का सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट करना, ये सब बच्चे का विकास करना, ताकि बच्चा क्रिएटिव भी बन सके, बच्चा जो है उसका पूरा का पूरा विकास भी हो सके। तो पूरा विकास करने के लिए आज कोरोना काल के पीरियड में बच्चे मात्र और मात्र खाली ये भर रहे हैं, अपने दिमाग में भर रहे हैं, और भरने के आधार पे उनका बहुत सारा विकास जो है पीछे हो जा रहा है। बच्चों का संवेगात्मक विकास नहीं हो रहा है, बच्चों का नैतिक विकास नहीं हो रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, बच्चे का भाषा संप्रेषण विकास नहीं हो रहा। भाषा संप्रेषण विकास क्यों नहीं हो रहा है इस कोरोना काल में? कि बच्चों को वो अवसर नहीं मिल रहा है बातचीत करने का। तो यहाँ पे मात्र एक ही दो स्किल बच्चों को घर में रह करके हो पा रही है, बाकी सारी स्किल नहीं हो पा रही। इसके लिए करना क्या होगा? उसको बच्चे को स्कूल आना पड़ेगा, लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, बच्चे को खुद से करने के मौका मिलने चाहिए, तब जाकर के बच्चा कर पाएगा। तो ऐसे सब बच्चों को करने का मौका देना वह सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रेरित करता है। छात्रों में मजबूत आत्मविश्वास और सशक्त नागरिक की समझ विकसित करना, यानी बच्चा खूब अपने आप से, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, बच्चा सशक्त नागरिक कैसे बनेगा, इसकी भी भावना विकसित करना। तो वह कब होगा? जब डेमोक्रेटिक आप उसको देंगे। बच्चे को जब डेमोक्रेटिक भावना देंगे, बच्चे को जब लोकतांत्रिक भावना देंगे, तो बच्चे के अंदर में सशक्त नागरिक बनने की भावना विकसित हो पाएगी। आश्वस्त होकर एक दूसरे के साथ में सीखना, यानी तुम दोगे वह तुमको देगा, ऐसा नहीं है। अब अभी हमने पीछे बात करा हुआ था नैतिक विकास के सिद्धांत में। नैतिक विकास में सिद्धांत में क्या होता है? टिट फॉर टैट, मतलब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें बताऊंगा। गिव एंड टेक की भावना, तो गिव एंड टेक की भावना देना, क्योंकि वो तुमको बताएगा तो तुम उसको बताओगे। तो ऐसे गिव एंड टेक की भावना से बच्चे को क्या करना? विकास कराना। कम तनाव और अधिक खुशहाल होकर सीखना। बच्चे को तनाव नहीं, बिल्कुल नहीं तनाव नहीं। तनाव कितना है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करना है,
तनाव क्या है? बस इतना ही कि ये प्रोजेक्ट पूरा करना, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के बगैर बच्चा नहीं कर पाएगा, तो डिसिप्लिन बच्चे को दे करके बच्चे को तनाव नहीं देना है। डिसिप्लिन सिखाना है बट तनाव नहीं देना है। तनाव दे करके बच्चे को जो है वहाँ पे उसको वातावरण प्रदर्शित करना। और क्या? स्कूल के ड्रॉप आउट रेट, स्कूल के ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाना, यानी बच्चा क्या है इसके माध्यम से जब बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी तो बच्चे का स्कूल का ड्रॉप आउट रेट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ सीखने लगेंगे, सारे बच्चे सीखने लगेंगे और इसका बहुत ज्यादा जो है एडवांटेज मिला है स्कूलों में कि जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे बच्चे वो ये समझते थे कि भार ही भार है, स्कूल की बैग ही बैग है, स्कूल 5 किलो नहीं 10-10 किलो का बच्चों का बैग बढ़ जाता था। तो अब बैग तो लेके जाना ही नहीं, विद्यालय में बैग लेके जाना नहीं, बच्चा विद्यालय बगैर विद्यालय बैग के जाएगा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सारे बच्चे मन लगाते, तो वहां तो खेलने को मिलेगा, वहाँ टीचर खेल-खेल के माध्यम से सिखाते हैं, तो खेल-खेल के माध्यम से सिखाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे सारे बच्चे क्या होते हैं, वहाँ पे वो जाने लगते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम होने लगता है। सहयोगी तथा सृजनात्मक अधिगम के अवसर देना, बच्चा जितना एक्टिविटी करेगा, बच्चा जितना प्रोजेक्ट करेगा, उतना ही बच्चे के अंदर में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और वो आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा। क्या करेगा? आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करना। यानी खाली जो टीचर ने बताया खाली इतना ही नहीं सोचना है, इसके अलावा भी क्या हो सकता है वो बताओ। तो ये माइंड से हट करके सेंटर से हट करके दूसरी बातें सिखाना, वह कहलाता है आउट ऑफ बॉक्स सोचना। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक उपलब्धि के स्तर बढ़ाने में, जो प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों का लेवल, अचीवमेंट लेवल कैसे बढ़े। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग नहीं, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो डिसाइड करना ही, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग एमएलएल डिसाइड तो करना ही कि इतना बच्चे सीखेंगे, इतना बच्चे सीखेंगे। जैसे मैंने पीछे बताया हुआ था कि 40% तो सीखना ही है, ये मिनिमम है। बट इसके अलावा बच्चे और कहाँ तक पहुंच सकते हैं? इसके अलावा बच्चे यहाँ तक तो ये 40% है, ये 40% है, 40% तो सिखाना ही बच्चे को। बट इसके अलावा बच्चे और कहाँ जा सकते हैं? बच्चे 60% पे जा सकते हैं, बच्चे जो है 80% पे जा सकते हैं, या बच्चे 100% पे जा सकते हैं। बच्चे को यहाँ तक भी लेके जाना, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना। और क्या? परंपरागत शिक्षा प्रणाली को अलविदा कहने में मदद करना। जो परंपरागत की टीचर आए, बोर्ड पे लिखे, आओ जरा लिखो सभी लोग, और टीचर क्या किया? खर्राटे मार रहा है। टीचर खर्राटे मार रहा है तो टीचर खर्राटे ना मारे, टीचर खर्राटे ना मारे, वो वाली प्रणाली को क्या करना? दूर कर रहा। टीचर खाली बोल दिया कि हमने बोर्ड पे लिख दिया, चलो आकर के सभी लोग नोट कर लो, तो नोट करने वाला टीचर जो खाली आकर के लिख देता था, या किसी बोल दिया फलाने चलो तुम जरा बोर्ड पे लिख दो और सारे लोग चलो ध्यान से लिखो, ये वाली व्यवस्था भी खत्म हो गई। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है, वो जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली थी कि टीचर आकर के बोलेगा और बच्चे सीखेंगे, इस वाली प्रणाली को क्या करता है? वो अलविदा कहता है। तो अलविदा करने में जो है यह मदद करता है। चलिए, तो हमने सीखा अभी तक जो है उसकी विशेषता, उसकी उपयोगिता, कुछ और जान लेते हैं, कुछ और के बारे में समझ लेते हैं। तो अब यहाँ से समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की भूमिका क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? बाल केंद्रित एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका को समझ लेते हैं। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका हो सकती है कि वो क्या हो? खाली फैसिलिटेटर हो, उसको फैसिलिटेटर बनना है। पहली बात तो उसको क्या बनना है? उसको फैसिलिटेटर बनना है। हाँ, मयूरी ने जवाब दिया है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करना। और बहुत सारे लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया है। बहुत सारे लोग खाली तो वो फीडिंग वाले हैं, उनको फीड करेंगे। टीचर फैसिलिटेटर का काम करे, पूनम सिंह, बहुत बढ़िया। हाँ, सहयोगी भावना किसी ने लिखा हुआ था। चलिए, तो अच्छी बात है। तो अब ऐसे ही जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हमको बढ़ना आगे। तो यहाँ पे बालक को सभी प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान करना, बालकों को सभी प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी क्या है? उसका मेन है कि सारे बालकों को सभी प्रकार के अनुभव प्रदान करना, सभी बच्चों को सभी प्रकार के अनुभव देना। तो पहला है इसका काम। दूसरा काम है विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना। जो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप है, अलग अलग मतलब बच्चे को ड्राइंग करना, बच्चे को डांसिंग कराना, बच्चे को रंग करना, बच्चे को क्राफ्ट की एक्टिविटी सिखाना, बच्चे को दौड़ सिखाना, बच्चे को खो-खो सिखाना, बच्चे को जो है वो ज्ञान को वो खेल-खेल के माध्यम से गणित सीखना, बच्चे को खेल-खेल के माध्यम से जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी देना, बच्चे को खेल-खेल के माध्यम से जो बोलने में जो त्रुटियाँ हैं उसको दूर कराना, बच्चे को खेल-खेल के माध्यम से लिखने का अभ्यास करवाना, बच्चे को खेल-खेल के माध्यम से लोगों के साथ में मिलने-जुलने का अभ्यास करवाना। ये सब अलग-अलग प्रकार की क्रियाकलाप को बच्चे के अंदर में शामिल कराने के लिए यहाँ पे टीचर क्या अपनी भूमिका निभा सकता है। शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना, कि शिक्षा का जो मूलभूत है, जो शिक्षा किस तरह से पहुंचा सकते हैं, कैसे देना, यानी क्वालिटी एजुकेशन देना है, तो सारे बच्चों का अधिकार है, सारे बच्चों का अधिकार प्राप्त करना है, अधिकार लेना है एजुकेशन को। तो इस अधिकारों को सुनिश्चित करना, ये भी क्या है? टीचर का रोल है। तो ये टीचर का ये भी रोल है कि मतलब वह सारे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। ये हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा का महानतम लक्ष्य क्या है? कि बालक का सर्वोन्मुखी विकास करना। सर्वोन्मुखी विकास का मतलब सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास के बारे में मैंने बात किया कि जो टीचर हमेशा यह सुनिश्चित करे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास से बच्चा पीछे ना रहे, ये भी क्या है? वह सुनिश्चित करना।
स्वतंत्र रहकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि बालक को क्या सीखना है वह टीचर यह स्वतंत्र निर्णय ले। यहाँ पे वह प्रिंसिपल आकर के बोले कि नहीं आपको ये सिखाना है, वह कोई दूसरा टीचर आकर के जो दूसरा हमारा सीनियर टीचर वो आकर के नहीं कहे कि ये पढ़ाना है। नहीं, आप क्या सिखाना चाहते हो, आपके मन में क्या है कि बच्चे लगातार प्रगति करें, प्रोग्रेसिव रूप में बढ़ें, इसके लिए आप क्या चाहते हो, तो आप अपना स्वतंत्र रूप में निर्णय लो। ये भी जो है ये शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका होती है कि शिक्षक जो है बच्चों को ज्यादा फोर्स ना करे। शिक्षक की भूमिका होती है कि शिक्षक जो है सारे बच्चों का वेलकम करे, स्वीकार करे। शिक्षक जो है उसकी ये भूमिका होती है कि बच्चों के लिए वातावरण का जो है वह इंतजाम करे। शिक्षक की भूमिका होती है कि वह एक्सपोजर का इंतजाम करे। शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, ज्यादा एक्सपीरियंस लें, इसके लिए जो है वह शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चे अपना मूल्यांकन खुद से करें और वह खाली वहां पे सुपरविजन करे। शिक्षक की भूमिका होती है कि शिक्षक जो है वह बच्चों को ज्यादा फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, वहां पे खुद ना करे। शिक्षक खुद ना करे, शिक्षक मात्र वहां गाइड करे, सपोर्ट करे, मेंटर करे। शिक्षक का काम यह है। तो जो पेडागोजी का जो हमारा स्किल है, जो मैंने पहले दिन में पेडागोजी के बारे में बताया हुआ था, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउडागोजी के बारे में मैंने बताया था। तो पेडागोजी का जो मेन उद्देश्य है, उस मेन उद्देश्य को पूरा करना, यह सब चीजें जो है वो चाइल्ड एजुकेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर की भूमिका को दर्शाता है। तो टीचर की भूमिका का काम क्या है, ये जो यूनेस्को को जो 4 पिलर हैं, उन 4 पिलरों की प्राप्ति हो। जो कंस्ट्रक्टिविज्म के 5 ईज हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो 5 ईज हैं, वो 5 ईज बच्चे को प्राप्त हो। और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो उद्देश्य, जो मेन गोल है कि फ्री एजुकेशन और बच्चों की गति के आधार पे बच्चे मतलब स्ट्रेस फ्री होकर के और बच्चे अपनी स्वतः की गति के आधार पे सीखें, तो वह व्यवस्था सुनिश्चित करना, सारे बच्चों को इन्वॉल्व करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, बच्चों को ऐसा माहौल देना, वो टीचर खुद फ्री रह करके बच्चों को सिखाए। ये सब सारी बातें क्या है, वह शिक्षक की क्या है, ये भूमिकाएं हैं। तो यहाँ तक जो है हमने बात करी। अब यहाँ तक हमारा काम जो है वो अभी यहाँ पे मैंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करी। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में मैंने शुरू में आपसे क्या बात करी, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में शुरू में मैंने बात करी एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बाद मैंने बात किया कि एजुकेशन की क्या डिफिनीशन है, उसकी चर्चा करी। उसकी चर्चा करने के बाद फिर मैंने बताया कि एजुकेशन के क्या और काम है, वो काम मैंने बताया था। फिर मैंने बात करी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बाद मैंने यूनेस्को के 4 पिलर बताए। फिर उसका और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया। फिर मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 ईज कहाँ से आता है और किस रूप में आता है। फिर मैंने चर्चा करी कि ये 5 ईज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आता कैसे है, तो मैंने गिजुभाई बदेका के बारे में बताया। फिर मैंने डेविड हासबर्ग के बारे में बताया। फिर मैंने जो कर्नाटका का ऋषि वैली स्कूल है, रिवर के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी। फिर मैंने आपको बताया कि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रूप में क्या-क्या नाम है। तो मैंने आपको नाम बताया कि कहीं जो है उसको मल्टीग्रेड मल्टी लेवल लर्निंग कहा जाता है, तो कहीं उसको जो है रिवर का नाम, कहीं उसको जो है वह लर्निंग एनहांसमेंट यानी जो है लहर का नाम दिया जाता है, तो कहीं उसको जो है प्रज्ञा का नाम दिया जाता है, तो कहीं उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का नाम दिया जाता है, तो कहीं उसको नाली कली का नाम दिया जाता है। ये सब मैंने आपके सामने चर्चा करी कि उसके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अलग-अलग नाम क्या है। तो अलग-अलग नामों के बारे में चर्चा करी। फिर मैंने बताया कि उसकी विशेषताएं क्या है और भारत में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, तो कितने माध्यमिक विद्यालय हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा करी। आपको एमएचआरडी का जो फॉर्मूला जो डेटा था, मैंने उसके बारे में चर्चा करी। फिर मैंने आपको बताया कि जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में बताया। फिर मैंने विशेषता के बारे में फिर मैंने आपको जो है बताया कि उसकी उसकी उपयोगिता क्या है, उस उपयोगिता की चर्चा करने के बाद फिर मैंने बताया कि इसको और कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैंने साथ में आपके साथ में चर्चा करी कि जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इतना सारा जो है मैंने बाल केंद्रित के बारे में आपको चर्चा करी। इस पे प्रश्न आता है, इस पे प्रश्न आता है और ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं। ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं और पेडागोजी में